ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा लॉस ऑफ स्टॉक हमारा सारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 दिया था वो भी आप लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब वैसे ही इसको बताने की ज़रूरत नहीं, अभी जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आप लोग को सबको पता ही है, लेकिन तो भी हमने जितने भी एडजस्टमेंट अभी लॉस ऑफ स्टॉक में देखे एक बार उसको समराइज करके यहाँ पे लिख लेते, ताकि जब भी आप टेस्ट दो या जब भी पढ़ो तो आपको एक जगह भी सारे के सारे एडजस्टमेंट वो मिल जाए, ठीक है। तो आप मैंने जो बुक दी उसमें एक पेज ब्लैंक है और वहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, हेडिंग दी होंगी, है ना, वहाँ पे लिखना है बेटा, ठीक है। सारे के एडजस्टमेंट लिख लेंगे अब। चलिए, उसमें आप 2 हेडिंग देंगे, यस, एडजस्टमेंट और दूसरा राइट हैंड साइड पे क्या देंगे बेटा अपन, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये पेज नंबर कौन सा 5 है, 5। तो ट्रीटमेंट वाले कॉलम पे थोड़ा सा स्पेस कम रखना और ये एडजस्टमेंट वाले पे आपको लिखना रहेगा, है ना, ओके। ठीक है, मैं लिखते जाऊंगा, ट्रीटमेंट भी लिखूंगा, लेकिन उसके पहले आप ही मेरे को जवाब देना क्या आते जाएगा, ठीक है। पहला लिखो बेटा, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अपन क्या क्रेडिट करते ट्रेडिंग को या परचेज में से डिडक्ट करो, एक ही चीज है, दोनों लिख देता हूं यहाँ पे, डिडक्ट फ्रॉम परचेज और क्रेडिट टू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। सेकेंड, गुड्स distributed as free sample, सेम ऐसा, तो यहां पे लिख दो सेम है था वो। थर्ड, sales includes एक मिनट, includes goods which is not yet dispatched। क्या कह रहा है बेटा, सेल्स क्या इंक्लूड्स कर रहा है, जो कि अभी तक डिस्पैच नहीं किए, तो क्या करना पड़ता है, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, ओके। फोर्थ, परचेज इनवॉइस रिसीव्ड, मतलब बेटा, हाँ डेटा में जाता है, लेकिन बेसिकली बेटा यहाँ पे पर्पस समझो, हो सकता है वो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने उसको सेल माने भी होंगे, मैं वो नहीं कह रहा, वहाँ हो सकता है सेल भी माने होंगे। आपको भी थोड़ा सा आगे का आपने पूछा करें कि AS9 पढ़ाऊंगा आपको, रेवेन्यू रिकग्निशन बोलते हैं उसको, ग्रुप 2 में आता है वो। तो कब आप बुक्स में रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हो, वहाँ पे सीखते हैं अपन, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे मैंने सेल्स माना भी हो, लेकिन बेसिकली क्या होता है बेटा, हमको क्या देखना है कि फिजिकल, यहाँ पे बार बार क्या होता है, मेरा इंटेंशन क्या होता है बेटा, फिजिकल स्टॉक, और अगर एडजस्ट करना ही है आपको कर, तो फिर आप डेटर्स में से करोगे, अगर वो सेल्स नहीं हुआ है तो डेटर्स को कम करोगे, आप बेसिक आप खुद लॉजिक लगाओ, सेल्स में से कम करोगे और डेटर्स को वहाँ से कम करेंगे, ठीक है। चलिए, परचेज इनवॉइस कहाँ था मैं, देखो, परचेज इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स नॉट येट रिसीव्ड, डिडक्ट फ्रॉम परचेज, ओके। अब उसके बाद फिफ्थ लिखिए, गुड्स रिसीव्ड बट परचेज invoice not yet received,
और आपने गुड्स रिसीव्ड हो गया, लेकिन परचेज इनवॉइस अभी तक के आया नहीं है बेटा, और वो हाँ तो अपन उसमें लिखे नहीं, इनवॉइस नहीं आया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू परचेज। ओके, ऐसा उसमें कुछ नया नहीं लिख रहे, सारी चीजें पता है आपको, लेकिन एक जगह पे समराइज हो जाएगा, बस इसलिए लिख रहे बेटा। चलो 6 इतना लिखिए सबने 5th तक के। 6 पे आइए, wages for installation recorded in wages। अभी wages for installation था बेटा, वो wages मशीनरी में ऐड होना चाहिए था, हमने कहाँ पे कर दिए, wages में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वैसे माइनस, डिडक्ट फ्रॉम wages। 7th, machinery purchased recorded in purchase account। अब बताओ मेरे को, मशीनरी परचेज की बेटा, तो आपने परचेज अकाउंट में लिख लिए, वो तो कैपिटलाइज करना था, मशीनरी अकाउंट में ले जाना, तो हमको वहां से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ओके, 8th आखिरी हमारा सेल्स ऑन अप्रूवल, याद है आप लोग को, सेल्स ऑन अप्रूवल आता था बेटा। ओके, पहला उसमें था नो अप्रूवल रिसीव्ड। अब बताओ मेरे को, अप्रूवल रिसीव्ड नहीं हुआ बेटा, तो हम इसको सेल्स मानते थे क्या, नहीं मानते थे, ब्रैकेट में लिख लो, नॉट कंसिडर एज सेल्स, हम उसको सेल्स नहीं मानते, तो अपन अगर सेल्स में रहता है वो, तो अपन क्या करते, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से क्या कर लेते बेटा, डिडक्ट कर लेते थे, ठीक है। अब मगर डिडक्ट तो कर लेते थे, मगर ये गुड्स किसके पास रखा हुआ है, कस्टमर के पास, तो जिस दिन आग लगी हमारे पास था क्या, नहीं, तो अपन इसको क्रेडिट करते थे, लेकिन किस पे करते, कॉस्ट पे, वो भी लिखा देते, एंड लिखो, एंड कॉस्ट ऑफ अबोव गुड्स, मतलब किसके बारे में बात करो बेटा, जो ऊपर जिसके बारे में डिडक्ट फ्रॉम सेल जो करो उसके बारे में बात करो, कॉस्ट ऑफ अबोव गुड्स शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग account as cost of goods with customer, cost of goods with customer। अब कभी ऐसा होता है बेटा, अप्रूवल रिसीव्ड है ना, ऐसा भी दिया रहता है, किसी का अप्रूवल रहता है किसी का नहीं रहता, तो इसको क्या करते बेटा अपन, कंसीडर एज सेल्स, इसको सेल्स ही मानते, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी रहता है, तो उसको सेल्स ही मानते। समझ में आई चीज बेटा आपको, तो लगभग इतने एडजस्टमेंट अपन ने, जो मेरे को दिमाग में आ रहे थे, अपन ने देखे थे, इतने ही थे सारे। ओके ओके, अब सबने लिख लिया इतना, डन। ओके, अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ना बेटा, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना बेटा। पहली चीज, आपके पूरे अकाउंट सिलेबस में ग्रुप 1 बोलो या ग्रुप 2 बोलो, ये एक ऐसी जगह है जहां पे अकाउंटिंग का नॉलेज यूज नहीं होगा, मतलब अकाउंटिंग का इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखा जाए तो अभी मैं जो बात करने जाऊंगा उससे बहुत कुछ उस अकाउंट से रेलेवेंस उसका नहीं रहेगा, ये एक ऐसी लौती जगह है बेटा, ठीक है।
तो सर हमारे सिलेबस में क्यों दिया? अब इंस्टीट्यूट को लगा कि हमको पता रहना चाहिए, बेसिकली सर्वेयर का काम होता है ये, लेकिन उसने हमारे सिलेबस में दिया है तो वो हमको यहाँ पे अभी करना रहेगा। दूसरी चीज़ बेटा, इसका कंसेप्ट बहुत अलग है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अलग है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना रहेगा। मैं हो सकता है आधा पौन घंटा भी बोलूँगा इस पर, तो आपको आधा पौन घंटा मेरी बात सुनते रहना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपको 70-80% भी समझ में आया, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पे तो आया ही नहीं हूँ, क्वेश्चन पे इम्प्लीकेशन पे जब आऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। अभी आपको 70-80% भी थ्योरी समझ गई, मोर देन इनफ। समझ में आ रहा है मैंने क्या कह रहा है? मोर देन इनफ बेटा। और अभी एक ऐसी लौती जगह देखा जाए तो हमने इसके पहले जो लॉस ऑफ स्टॉक देखे, वहां पर भी कोई बहुत अकाउंट का नॉलेज नहीं यूज हुआ बेटा, बस ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाते थे और स्टॉक कितना था वो हम फाइंड आउट करते थे। अब मगर ये ऐसी जगह है लॉस ऑफ प्रॉफिट जहां पे बहुत ही रेयरली मैं शायद अकाउंट्स के बारे में कुछ बात करूंगा, एक दूसरी चीज आपको बताते जाऊंगा और उसको आपको सुनते जाना रहेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, अच्छे से, मेरे को अराउंड 45 मिनट्स बोलूंगा ही मैं, तो उसको अच्छे से सुनना है। जब, और अभी भी कह रहा हूं, उसमें 70-80% भी आपको दिमाग में आ गया, मोर देन इनफ। फिर जब हम क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, वहां पे फिगर्स रहती है सामने, अभी भी मैं कुछ फिगर्स लिखूंगा यहाँ, मगर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जब करेंगे फिर वो धीरे धीरे आपको उस पर ग्रिप आती जाएंगी। समझ में हमने आपको क्या बोले? तभी आप 45 घंटा खामोशी से सिर्फ क्या करोगे, मेरी बात सुनोगे, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, सुनिए। पहली चीज ये कि मैं कहता हूं कि लॉस ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, क्योंकि अगर मेरी, यहां से शुरू हम करते हैं बेटा, यहां पे मेरा फाइनेंशियल ईयर सपोज शुरू होता है 1/4/2020 को, ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। बेटा हमने एक पॉलिसी अभी देखे, लॉस ऑफ स्टॉक की हमने देखे, उस पर मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। ये मेरा प्रीमाइसेस है, इसमें आग लगी, ठीक है, डेट ऑफ फायर मैं लिखता हूं यहां पे, डेट ऑफ फायर, सपोज अपन इसको कोई डेट ले लेते, 30 जून 2020 को आग लगी। तो यहां पे हमारा गोडाउन में क्या रखा हुआ रहता है बेटा, जिसकी हम पॉलिसी हमारे सिलेबस में स्टॉक की, तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करे, अभी तक के उस पर सारे क्वेश्चन हमने करे। लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट की कहानी वहां शुरू होती जहां पे लॉस ऑफ स्टॉक की खत्म होती है। मतलब 30 जून को आग लगी, स्टॉक जल गया, वो कहानी वहां खत्म हो गई, हमने लॉस ऑफ स्टॉक निकाले, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करे। अब आप मुझे बताइए, डिस्टर्बेंस बिजनेस में शुरू कहां से हुआ? 30 जून के बाद से। 30 जून के बाद से, क्योंकि जब गोडाउन में आग लग गई, हमारे शोरूम में आग लग गई, तो क्या ऐसा होगा क्या बेटा कि दूसरे दिन आएगा उसका ओनर, दुकान के सामने झाड़ू वाड़ू लगाया बढ़िया और शुरू हो गया वो दुकान? नहीं होगा ऐसा। वो बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा, 2-3 महीना वहां पे काम एटलीस्ट नहीं होगा। तो वो 2-3 महीने में क्या कम होगा? हो सकता है ना ही हो और हो सकता है थोड़ा बहुत हो। क्या कम होगा? सेल्स। हो सकता है 3 महीने उसने अपना शोरूम बंद रखा, बड़ा शोरूम होगा तो रेनोवेशन का काम चल रहा होगा वहां पे, तो और अगर 2-3 महीने उसने अपना शोरूम, हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेल कर रहा होगा, वो भी नहीं हुआ होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा, या तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उसका सेल्स कम हुआ। सेल्स कम होगा तो क्या कम होगा? प्रॉफिट कम होगा बेटा। उस प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस निकलता है, उसे कहते हैं क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया क्या बोले आपको? मगर इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत अलग है। क्यों अलग है मैं आपको बताता हूं बेटा। मैं ये कैसे मानूं, हमने यहां पे आग लगी 30 जून को बेटा, मैं ये कैसे मानूं कि सर मेरा बिजनेस है उसमें आग लगी? आप इंश्योरेंस कंपनी वाले हो, आप मेरे पास आते हो, मैं आपसे कहता हूं आग लगी तो मेरा सेल्स कम हुआ। मैंने कहा मेरा सेल्स कम हुआ तो क्या कम हुआ बेटा? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट का मैं आपसे क्लेम करूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए बेटा, सेल्स कम हुआ ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? मैं तो कुछ भी बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा 5 करोड़ से सेल्स कम हो गया, मैं तो कुछ भी बोलूंगा। हो सकता है मेरे बिग पार्टनर है, वो बोलेगा 10 करोड़ से कम हो गया, आपको अपना कम क्लेम मुझको देना है, आप बोलेंगे नहीं नहीं 50 लाख से सेल कम हुआ। सब अपना अपना बोलेंगे ना। तो ये बेसिकली इट्स ए मैटर ऑफ जजमेंट, जज करना है हमको। इसमें आप, हो सकता है कोई आप और तरीके से सोचे, कोई तीसरा और तरीके से सोचे, मैं कुछ और तरीके से सोचूं बेटा। लेकिन कैसे तय करेंगे कि सेल्स कितने से कम हुआ? ये मेरा बिजनेस अगर 3 महीने डिस्टर्ब रहा, 30 जून के बाद हम मान के चलते बेटा 3 महीने डिस्टर्ब रहा, जून हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर,
30 सितंबर तक मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा इस पीरियड में, मगर इस पीरियड में मेरा सेल्स कम हुआ। ये कौन तय करेगा कि सेल्स कितने से कम हुआ बेटा? सब समझने में क्या, मैं तो बोलूंगा ना बिजनेस मैंने कि मेरा 5 करोड़ से सेल्स कम हो गया, कुछ भी बोलूंगा मैं। तो ये तो हमको, आप इंश्योरेंस कंपनी वाले हो, आप मुझको कम क्लेम देना चाहोगे तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सर हमको लगता है 50 लाख से ही कम हुआ। तो उसकी कोई प्रोसेस होना चाहिए कि वो तय कर पाए कि सेल्स कितने से कम होगा। हो सकता है ये प्रोसेस से आप अग्री नहीं करो, लेकिन वो प्रोसेस तय इंश्योरेंस कंपनी वो फॉलो करती है, तो हमको भी उसका लॉजिक है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके प्रोसेस फॉलो करते, वो लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि वैसा क्यों कहते हैं। समझ में आए चीज? मगर कभी कभार हो सकता है आपको और मेरे को लगे नहीं सर ऐसा भी हो सकता है बेटा, क्योंकि तरीका सोचने का अलग है, लेकिन जो प्रोसीजर उस इंडस्ट्री में फॉलो करी जाती है वो प्रोसीजर आपको और मेरे को फॉलो करना रहेगा। और ऐसा नहीं वो प्रोसीजर का लॉजिक नहीं है, वो प्रोसीजर का जरूर लॉजिक है। उस लॉजिक के बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। समझ में आपसे क्या क्या हमने बोला? तो अब आप बढ़िया से अपने नोटबुक में हेडिंग दो, बहुत सी चीजें लिखाऊंगा, आपको सब लिखना रहेगा। क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसको कॉन्सिक्यूशनल लॉस पॉलिसी के नाम से भी बुलाते हैं बेटा, एक और नाम है इसका। हाँ, उस एग्जैक्ट कितनी सेल्स कम हुई, मगर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी 45 मिनट्स आप मेरे को सुनो बेटा बस, ठीक है? मैं अभी थोड़ा सा आपको जवाब दे देता हूँ। एग्जैक्ट सेल्स तो हम बोल ही नहीं सकते कितने से कम हुई, उसने एक तरीका बताया, वो तरीका भी आसपास बताएंगे हमको। एग्जैक्ट कौन बता सकता है कि कितने से कम हुआ? 3 महीने है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता बेटा। तो एक तरीका बताया, वो आसपास आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 45 मिनट आऊंगा, एक बहुत चीजों पे बोलूंगा बेटा, अभी बस एक एक सुनते जाओ बस अभी, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, इतना लिखना है बेटा आप लोग को, ठीक है? और एक और चीज, बल्कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पे लिख लेना, इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट। इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट। ओके, अभी क्या था, मेरे को ब्रेक लग जाते है तो मैं पूरा बोलते जाऊँ क्या फिर आपको बाद में ना, आप जितना हो रहा है लिखते जाना बेटा। छूट भी गया तो मेरे को बीच में रोकना मत कि छूट गया, फिर जब पूरा हो जाएगा ना मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, फिर आपने कवर कर लेना पूरा, ठीक है? मैं सुनते जानी तो फ्लो टूटेगा। अब सुने यहाँ पे, डेट ऑफ फायर बेटा 30 जून को। हमारा कितने महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा बेटा? हम एग्जाम्पल में हम लेते 3 महीने, तो इसको यहां से बिजनेस डिस्टर्ब 3 महीने, तो इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड। क्या कहते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड, या इंटरप्शन पीरियड कहते हैं कि उस वक्त में हमारा बिजनेस क्या रहा बेटा? डिस्टर्ब रहा। इफ सेल्स गो डाउन, प्रॉफिट विल ऑल्सो go down. We can take a policy of that profit which is known as loss of profit. Okay, which is known as loss of profit. समझ में आई चीज आपको? अब इसके शोरूम में रेनोवेशन ये सब करेगा तो 3 महीने बिजनेस तो बंद रहेगा, ठीक है? which is known as loss of profit policy.
ओके, देखिए बेटा इतने, अब ध्यान से सुनो। तो क्या सर सिर्फ ये लॉस ऑफ प्रॉफिट को ही कवर करती है केवल? नाम तो इसका लॉस ऑफ क्या है बेटा? प्रॉफिट, लेकिन ये टोटल 3 चीजों को कवर करती है पॉलिसी। नाम क्या है इसका? लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट तक कवर करती है, उसके अलावा 2 और ऐसी चीजें भी जिसको भी ये कवर करती है, इवन तो इसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके नीचे हेडिंग तो कवरेज, नीचे हेडिंग तो बेटा कवरेज। तो ये कौन सी 3 चीज ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारी कवर करती है? पहला, ये कवर करती है नेट प्रॉफिट। पहला क्या कवर करती है? नेट प्रॉफिट। तो मैं ना थोड़ा सा हिंदी में भी लिखूंगा जानबूझ के कि वो आपको प्रॉपर अच्छे समझ में आएंगी चीज, और शर्माना नहीं, आपको भी वैसा लिखना रहेगा, ठीक है? कौन सा नेट प्रॉफिट? जो नेट प्रॉफिट नहीं कमा पाए। जो नेट प्रॉफिट, क्यों इसकी पॉलिसी निकलती बेटा? क्योंकि ये वो नेट प्रॉफिट है जो नहीं कमा पाए हम। दूसरा जो रहता है उसे यहां पे कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस इसमें टर्म यूज करा जाता है, लेकिन आप कॉस्टिंग जब पढ़ोगे इसको वर्ड यूज करते हो लोग फिक्स ओवरहेड। क्या वर्ड यूज करते बेटा? फिक्स ओवरहेड, ठीक है? लेकिन यहां पे क्या वर्ड यूज करता है? उसको स्टैंडिंग चार्ज। मैं एक करके आता हूं बेटा। इन कॉस्टिंग व्हाट वी कॉल इट? फिक्स ओवरहेड, ठीक है? ये वो खर्चे जो फिक्स्ड है। आग लगे बाद 3 महीने मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा तो भी ये खर्चे रुकने का नाम नहीं लिए। जैसे कि बैंक से लोन लिया था, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आग लगी, एम्प्लॉय को सबको तो नहीं निकाल सकता बेटा, एम्प्लॉयज जो है वो है, उनको सैलरी देना पड़ेगा। तो ये वो फिक्स खर्चे है बेटा, जो कि वो 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा उस वक्त भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरा एक नुकसान था जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं, और दूसरा नुकसान बेटा जो खर्चे है उसकी मैं रिकवरी भी नहीं कर पा रहा क्योंकि सेल्स नहीं हो रहा, वो भी मेरे को अपने जेब से देना पड़ रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कहती है हम आपको प्रॉफिट भी देंगे जो नुकसान हुआ प्रॉफिट का, और जो आपके फिक्स चार्जेस है वो भी हम आपको देंगे। लेकिन ख्याल रखना बेटा, ये जो फिक्स चार्जेस, जब हम आगे इसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे, 2 तरह के फिक्स चार्जेस होते हैं बेटा। एक होते इंश्योर्ड और एक होते अनइंश्योर्ड। वो हम जब पॉलिसी लेते हैं हम पे तय होता है कि सारे फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस निकाले कि कुछ पोर्शन का निकाले। अब आप तो बोलेंगे सर सारों का निकालो, तो प्रीमियम भी ज्यादा जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे अपन फिक्स चार्जेस का इंश्योरेंस निकाले। सम में भी इंश्योर्ड, सम में भी अनइंश्योर्ड। समझ में आई चीज बेटा? लेकिन आगे जब हम बात करेंगे हमारे लिए क्या रेलेवेंस रहेगा? इंश्योर्ड, ठीक है? अब तीसरी एक और चीज होती है बेटा, उसे हम कहते हैं एडिशनल एक्सपेंस। उसे हम क्या कहते हैं? एडिशनल एक्सपेंसेस। ये एडिशनल एक्सपेंसेस जो है इसको अपन एक सेपरेट आगे चल के एक पूरा एक डिस्कशन होगा एडिशनल एक्सपेंस पे। बस मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं कि एडिशनल एक्सपेंस है क्या, ये भी क्या कवरेज क्या चीज का होता है। ये एडिशनल एक्सपेंस वो है बेटा जो पहले हमारे बिजनेस में नहीं हुए, आग लगे बाद कुछ वक्त के लिए ये खर्चे हो जाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं हमारी दुकान में आग लगी, हमने सोचे सर यहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, 3 महीने हम व्यापार नहीं कर सकते, वहां से बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं सोचता हूं बेटा 2 ऑप्शन है मेरे पास कि 3 महीने यहां पे रेनोवेशन का काम कराऊं और मैं 1 रुपए का भी सेल नहीं करूं। दूसरा ऑप्शन है बेटा कि चलो सामने एक दुकान खाली है, रेंट पे ले लेता हूं मैं, 3 महीने वहां से काम करते हैं और यहां पर ये काम चलने देते हैं। दूसरा तरीका, कुछ तो सेल होगा, वैसा नहीं होगा जैसे होता है, लेकिन कुछ तो सेल होगा। तो उस जो एडिशनल खर्चे करते हो वो भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते, जैसे कि हमने वहां पे रेंट देने लगे नई जगह का। तो मगर इंश्योरेंस कंपनी वो हमको एडिशनल खर्चे क्यों देती होंगी आपको पता है बेटा? वो ही क्योंकि वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जिस तरीके से हमको लॉस ऑफ स्टॉक में देती थी, क्योंकि फायर फाइटिंग एक्सपेंस होते थे, सेल्वेज बढ़ता था, सेल्वेज बढ़ता था, लॉस कम होता था, लॉस कम होता था, क्लेम कम होता था। बस वही एडिशनल एक्सपेंसेस है बेटा, रेंट का खर्चा दे रहा हूं लेकिन उसकी वजह से कुछ सेल हो रहा है, सेल हो रहा होगा तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होना का होता वो थोड़ा सा लॉस कम होगा, लॉस कम होगा, क्लेम कम होगा। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी हमको ये एडिशनल एक्सपेंसेस भी देती है। ये एडिशनल एक्सपेंसेस पहले नहीं हुए थे, वो डिस्टर्बेंस जो पीरियड रहा उस पीरियड के दौरान ये खर्चे हुए हैं। समझ में आया आपको ये बात? वेरी गुड, ठीक है। अब
तीन चीजों का कवरेज यहां पे होता है, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा। पहला का नेट प्रॉफिट, जो कमाना था नहीं, जो प्रॉफिट कमाना था वो नहीं कमा पाए, वो क्लेम करेंगे। दूसरा, वो खर्चे जो रुकने वाले नहीं है, जरूरी नहीं हम के पूरे फिक्स चार्जेस का हम लगा ले, इंश्योरेंस करा ले, कुछ का हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता है। अब इसमें हमको डिस्कस करना एक एक करके, लेकिन मैं आपसे कहता हूं बेटा यहां पे कि हमको जिस तरीके से सीए इंस्टीट्यूट ने सिखाया इसका कैलकुलेशन करना, वो कहता है ये एडिशनल एक्सपेंसेस एक अलग कैटेगरी। क्या कहता है बेटा? एडिशनल एक्सपेंस एक अलग कैटेगरी, उसको एक सेपरेट तरीका बताया, उसको अलग से अपन बात करेंगे, उसका भी एक तरीका है बेटा, उसको अलग से बात करेंगे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस दो ही है, ये दोनों सेल से कनेक्टेड है। मैं आपको बताता हूं क्यों ये सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो दो चीज हो गई बेटा, यहां पे ये जो दोनों हैं वो सेल से कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड। अब पहले सेल्स में क्या क्या आता है उसको समझो, आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये दोनों सेल से कनेक्टेड है। आपने सुने होंगे बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स, कभी सुने हो? वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब बेटा आप, वो डिपेंड रहता है आप लोगों का कि जितना आपने प्रोडक्शन करोगे, कॉस्टिंग का पार्ट है, जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि एग्जांपल बुक हुआ यहां पे, जैसे आपको जो नोट्स दिए गए, जितने स्टूडेंट आए उतने इन बुक प्रिंट पे जाएंगी, दैट इज वेरिएबल एक्सपेंस। कम आए कम, ज्यादा आए ज्यादा, उस पर डिपेंड। लेकिन रेंटल जो है, एक भी बैठे तो उतना ही लगेगा, 50 भी बैठे तो उतना ही लगेगा, दैट इज फिक्स्ड। तो वेरिएबल ओवरहेड्स का कभी नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वो खर्चा भी नहीं होगा। समझ में आई चीज? तो सेल्स में तीन हिस्से हैं। पहले सेल्स को मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं, फिर ऊपर वापस आता हूं। तो सेल्स में पहले का वेरिएबल ओवरहेड बेटा, इसका लिखो आप लोग, इसका नुकसान कभी नहीं होता, इसका नुकसान कभी नहीं होता बेटा, ठीक है। अब क्यों नहीं होता समझ में आया ना आपको? ठीक है। अब दूसरा मैं कहता हूं कि एक होता है सर फिक्स्ड ओवरहेड। क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड रहता है ना बेटा। अब इसमें क्या होता है, फिक्स ओवरहेड्स की जो रिकवरी है वो नहीं हो पाती। रिकवरी मतलब सेल्स नहीं हो रहा तो फिक्स ओवरहेड्स की रिकवरी कर पा रहा हो क्या? नहीं। फिर वो कहां से जाता है? जेब से। यस और नो? रेंटल है क्लास का, अगर 50 बैठे तो भी उतना ही लग रहा है, एक बैठे तो भी उतना ही लग रहा है, एक बैठे तो रिकवरी नहीं होगी तो रेंटल तो देना ही पड़ेगा ना। समझ में आई चीज? तो बेटा फिक्स ओवरहेड, तो मैं यहां पे जानबूझ के ऐसे वो हिंदी में वो लिख रहा हूं कि आपको और कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। वहां पे लिखो फिक्स ओवरहेड की रिकवरी भी गिर जाती है। क्या लिखा बेटा मैंने? फिक्स ओवरहेड्स की रिकवरी भी गिर जाती है क्योंकि सेल्स नहीं हो रहा बेटा। तो फिक्स ओवरहेड्स की हो रहा होगा तो शायद थोड़ा बहुत हो रहा होगा बेटा, ओके। और तीसरा जो होता है हमारा, और क्या क्या होता है सेल्स में बताओ? वेरिएबल ओवरहेड्स होता है, और क्या आएगा सेल्स में? फिक्स ओवरहेड। वो भी समझने के लिए सेमी और फिक्स एक ही इसमें, दो इसमें कर लेते हैं। फिक्स आपने कॉस्टिंग थोड़ा शुरू का पढ़ेंगे, सेमी भी होता है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं हमारे अकाउंट्स के लिए। एक वेरिएबल और दूसरा क्या बेटा? फिक्स। और तीसरा क्या होता है बेटा? हमारा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या है? जो नहीं कमा पाए। ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा? जो नहीं कमा पाए। समझ में आई चीज आपको? अब मेरे को बताओ, ये सेल्स के 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट में से कौन से 2 कंपोनेंट है जो लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर करती है? फिक्स ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट। तो वेरिएबल ओवरहेड्स वो कंपोनेंट कवर नहीं करती। तो आप बताओ बेटा ये दोनों किससे कनेक्टेड है? सेल से। किससे कनेक्टेड है? सेल से। तो हमें ये सिखाया गया लॉस ऑफ प्रॉफिट में कि जो नेट प्रॉफिट, आप 3 चीज का क्लेम करने वाले बेटा, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है और जो स्टैंडिंग चार्जेस है, ये 2 चीजें, उसको हमको सिखाया गया कि इकट्ठा एक साथ ही क्लेम कर लेंगे। दोनों को मिला के इकट्ठा एक साथ ही क्या कर लेंगे हम लोग? क्लेम करें। तो मैंने सोचा सर कैसे आप कह रहे हो कि इकट्ठा एक साथ ही हम उसको क्लेम कर लेंगे? हमें कहा गया सर कि नेट प्रॉफिट, क्या कहा गया बेटा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, या फिक्स्ड बोलो, मैं स्टैंडिंग चार्जेस लिख दे रहा हूं, प्लस स्टैंडिंग चार्जेस मतलब क्या था बेटा? फिक्स ओवरहेड्स है, इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब बोलेंगे सर आपने ये वर्ड कैसे यूज करे?
ग्रॉस प्रॉफिट जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ते हो ये वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है बेटा। मगर सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहते? आप कॉस्टिंग में इसको कंट्रीब्यूशन कहते, यहां पे इसको उसने वर्ड क्या यूज किया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। मगर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या क्यों का बेटा? ये एक झूठा मूठा नाम दिया गया, ये वो ग्रॉस प्रॉफिट अपने दिमाग में मत लाना जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आप आज तक पढ़ के आए। सिर्फ ये एक ही जगह ऐसी है जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग अलग है। तो सर ऐसा क्योंकि इसका नाम वो लोग ग्रॉस प्रॉफिट से बुलाते, तो हम भी इसको किस नाम से बुला रहे? ग्रॉस प्रॉफिट। एक झूठा मूठा नाम दिया गया बेटा इसको। ग्रॉस प्रॉफिट वो टर्म यूज करते, तो हम भी क्या टर्म यूज कर रहे हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इसको आप अपने नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट से कनेक्ट नहीं करना। कॉस्टिंग में वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन बेटा। तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस क्या हुआ बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग ये है, ये एक झूठा मूठा नाम दिया गया है। अब उनने वो नाम दिए तो हम भी वही नाम से पुकारते, लेकिन ये वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं। इतना सबको समझ में आया? अब मैंने कहा कि सर मैं 3 चीज वहां पे रिकवर करूंगा। कितनी चीज रिकवर करना है? 3 चीज। पहला कहा लॉस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा कहा फिक्स ओवरहेड, और तीसरा क्या कहा? एडिशनल एक्सपेंस। तो एडिशनल एक्सपेंस पे हम सेपरेट एक चर्चा करेंगे, आज ही करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको कुछ चीजें समझना होगा। कंसेप्ट है, 2 से 3 कंसेप्ट आपको समझाना जरूरी है, फिर हम वो एडिशनल एक्सपेंस पे बाद में बात करेंगे। इतना आप सबने लिखे बेटा? लिखे? अच्छा, ओके। मैं एक चीज बता, अगर कोई पीछे रह भी गया ना बेटा तो छोड़ देना हो जाएगा, फिर मैं दूंगा टाइम आपको पूरे हुए बाद, बस एक फ्लो में को चलने देना, ठीक है? अब इसके बाद आप लोग नीचे लिखिए बेटा, इसके नीचे लिखेंगे आप लोग नोट। देखो ये ऐसा नहीं है कि आपके नोट्स में लिखी हुई चीजें नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो मैं बोल रहा हूं वो थोड़ी थी वो वहां पे नहीं मिलेगा, तो मेरी बात इसलिए सारी चीजें लिखते जाना बेटा। नोट लिखो, इफ एन एंटिटी holds profit policy, then it can recover its loss of profit during disorganized period. The following losses are covered under profit policy. प्रॉफिट पॉलिसी कौन सी 3 चीज सिखाया बेटा आपको? पहला लॉस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, तीसरा एडिशनल एक्सपेंसेस, ओके, एडिशनल एक्सपेंस। लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करोगे बेटा ये जो 2 चीज है, पहला और दूसरा, प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस, उसको हम इकट्ठा क्लेम करेंगे। कैसे क्लेम करेंगे बेटा? इकट्ठा। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और एडिशनल एक्सपेंसेस को अलग तरीके से अपन क्लेम करेंगे। तो ये जो दोनों चीजें लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस, उस तरीके से कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन में दोनों का क्लेम आ जाता है, साथ में इकट्ठा दोनों का आता है, ठीक है? अपन बात करेंगे। अब इसके बाद बेटा आप नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखोगे फर्स्ट कंसेप्ट। अब आपको कुछ कंसेप्ट सिखाते जाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इधर पे। फर्स्ट कंसेप्ट, वहां पे हेडिंग दो। फर्स्ट कंसेप्ट जो आपने देखी यहां पे हेडिंग देना आपने, रिडक्शन इन टर्नओवर, और इसे शॉर्ट सेल्स के नाम से भी बुलाते हैं, अब समझो बेटा, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ मेरा 1/4, अच्छा इस साल, यहां से पहले 1/4
2020 को शुरू हुआ, ये खत्म कब होगा बेटा? 31 मार्च 2021 को, ठीक है। आग लगी यहां पे 30 जून को और 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक रहा। अब ये बिजनेस मेरा इतने पीरियड में डिसऑर्गेनाइज रहा। मुझको एक बात बताइए बेटा, यहां पर डिसऑर्गेनाइज जो मेरा रहा यहां पे इतने 3 महीने के लिए, मेरे पास आग लगी, डेट ऑफ फायर हमारी 30 जून थी बेटा, 30 जून हमारी डेट ऑफ फायर थी। तो वो सर्वेयर आता है और मेरे से पूछता है सर आग लगी जो उसके 3 महीने जो आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा यहां पे, आपका सेल, हम कौन सा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं बेटा? रिडक्शन इन टर्नओवर। आपका सेल्स कितने से गिरा, मतलब कितने से कम हुआ। अब मुझको बताओ, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं कहूंगा कुछ भी बोलूंगा, मैं तो ज्यादा बढ़ा के बोलूंगा इतने का नुकसान हो गया, लेकिन सर्वेयर बोलता नहीं कोई तरीका तो होना ना कि हम तय कर पाए। वो भी मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो तरीका कोई एग्जैक्ट तरीका 100% एक्यूरेट नहीं रहेगा, लेकिन आसपास कहीं लेके चले जाएंगे हमको। तो हमारा रहा कि सर 3 महीने सेल्स कम हो, कैसे निकाले? तो सर्वेयर मेरे को कहता है एक तरीका है, आप बताओ पिछले साल, मैंने क्या कहा बेटा? पिछले साल ये 3 महीने में कितना सेल हुआ। तो भाई पिछले साल का क्यों, पिछले 3 महीने का नहीं चलता क्या? नहीं, वो इसलिए क्योंकि पूरे साल में भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई पीरियड आपका सेल ज्यादा होता है, कोई पीरियड में सेल कम होता है। अगर दिवाली का वक्त है बेटा, तो वो 3 महीने में सेल, उसके दौरान सेल्स थोड़ा सा ज्यादा होता होगा, समझ में आ रहा है? किसी का अम्ब्रेला का बिजनेस है तो बारिश के वक्त सेल ज्यादा होगा। तो उसने कहा ये बेस ज्यादा सही लगता है कि आप ये देखो कि ये 3 महीने जब आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा, पिछले साल इसी 3 महीने में आपका कितना सेल्स हुआ था बेटा। तो मैं पिछले साल पे जाता हूं, ये फाइनेंशियल 1/4/19 आ जाएगा। यहां पे ये 3 महीने में 30 जून 19 से लेके 30 सितंबर 19 तक, ये जो 3 महीने था बेटा, पिछले साल इसी 3 महीने में कितना सेल था वो बताओ, वो हमसे कहता है। उस सेल्स को देखो, अब एक एक टर्म आप सीखते जा रहे हो, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड टर्नओवर, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्नओवर है ना, हमने ये स्टैंडर्ड माने कि आपका इस 3 महीने में इतना सेल होना चाहिए था, लेकिन इस दौरान जो सेल होता है इस वक्त, इसे कहते हैं बच्चों एक्चुअल टर्नओवर। देखो आप एक एक वर्ड सीख रहे हो जो इस कंसेप्ट में यूज होता है। तो सर्वेयर ने क्या कहा कि एक्चुअल में देखो, अब ये जो एक्चुअल टर्नओवर है, हो सकता है 0 हो सकता है 0 हो, 3 महीने रेनोवेशन का काम चला, हमने कुछ भी नहीं करे, है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ एक्चुअल टर्नओवर कुछ हो। क्यों हो सकता है? आपने रेंटेड प्लेस लिए और वहां से कुछ सेल करे, वहां से कुछ सेल करे, समझ में आई चीज? कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल टर्नओवर कुछ रेंटेड प्लेस से हुआ और जहां रेनोवेशन चल रहा है वहां से बहुत ही कुछ तो भी थोड़ा सा नेग्लिजिबल सेल्स हो गया, ठीक है। लेकिन इतनी पक्की बात है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर से कम रहेगा। अगर स्टैंडर्ड टर्नओवर पिछले साल जो भी था नॉर्मल बिजनेस में हुआ, तो आग लगे बाद तो सेल्स कम ही होगा ना, कुछ वक्त के लिए तो होगा बेटा। तो आपका एक्चुअल टर्नओवर क्या रहेगा? कम रहेगा। अब बिजनेसमैन आर्ग्यू करने लगा, नहीं सर पिछले साल स्टैंडर्ड टर्नओवर होगा, मैं भी कुछ फिगर्स भी लिखूंगा यहां पे, लेकिन स्टैंडर्ड टर्नओवर होगा, लेकिन मैं आर्ग्यू करता सर हर साल जनरली मेरा सेल्स 10% से बढ़ता है, ट्रेंड रहता है ना बिजनेस में, सेल्स बढ़ता है। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर एग्जांपल हम लेते बेटा, स्टैंडर्ड टर्नओवर 1 लाख रुपए होगा। तो सर्वेयर ये नहीं कह सकता कि एक साल आपने एक्सपेक्ट किए थे, इस साल भी। मैं बोलूंगा नहीं सर इस साल 1 लाख एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने 1,10,000 एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हर साल मेरा 10% से सेल्स बढ़ता है। और अगर सपोज मेरा एक्चुअल टर्नओवर 30,000 रुपए, कितना हो बेटा? 30। तो अब मैंने कहा कि मैंने उम्मीद किया था, मैंने एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड टर्नओवर पिछले साल इस वक्त कितना हुआ? 1 लाख, मगर हर साल 10% से सेल्स बढ़ता है। तो मैंने उम्मीद किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सेल्स कितना होगा? 1,10,000, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ? 30,000। तो 1,10,000 उम्मीद किया था, 30,000 हुआ, तो 80,000 से सेल्स में रिडक्शन आया। उसे क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन इन टर्नओवर। समझ में आया आपको हमने क्या किया? तो दिस इज द लॉजिक। रिडक्शन इन टर्नओवर कितने थे? तो 80,000 रुपए से हमारा सेल्स क्या? अभी मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूं कंसेप्ट की, कि सेल्स कितने से कम हुआ, कितने से कम हुआ। अभी एग्जांपल जो बोला आपको मैंने
80,000 से। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ फिगर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टर्नओवर में ट्रेंड एडजस्ट होता है, ये ट्रेंड जनरली इंक्रीजिंग ही होता है, कभी ऐसा नहीं तो कि सेल्स कम होता, बहुत रेयरली शायद कभी होगा सेल्स कम हो, लेकिन हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही रहता है बेटा। ओके, अब यहां पे हम एक क्वेश्चन फिगर क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। सपोज स्टैंडर्ड टर्नओवर 80 लाख का है। कितने का स्टैंडर्ड टर्नओवर बेटा? 80 लाख। उसमें मैंने कहा 10% का ट्रेंड है, तो ट्रेंड 10% का कितना होगा? 8। तो आपने कितनी उम्मीद किए थे बेटा? 88 लाख ही, लेकिन एक्चुअल में सपोज टर्नओवर आपका यहां पे 40 ही हुआ। सपोज एक्चुअल कितना हुआ बेटा? 40। तो मुझको बताओ इसमें से अगर मैं एक्चुअल टर्नओवर माइनस कर दूं बेटा 40, तो क्या आ जाएगा? ये रिडक्शन इन टर्नओवर या सेल्स। कितना आएगा बेटा? 48 आएगा ना? यस 48। तो हमारा टर्नओवर कितने से रिड्यूस हुआ बेटा? 48 से। समझ में आया लॉजिक आपको? तो पहला हमने देखे कि रिडक्शन इन टर्नओवर को, अब फॉर्मूले लोग रटते, लेकिन फॉर्मूला कैसे बना? हाउ वी कैलकुलेट रिडक्शन इन टर्नओवर? स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस ट्रेंड माइनस एक्चुअल टर्नओवर। बट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बेटा? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए बेटा कि अगर एडिशनल एक्सपेंसेस में आगे आऊंगा, अभी मेरा यहां पे जिस तरीके से भी क्लेम कैलकुलेट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा सेल्स कितने से कम हुआ बेटा? 48 से। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से जब जैसा भी आगे क्लेम आपको सिखाऊंगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? 48। अब मेरे को बताओ बेटा कि मैंने यहां पे समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं कि मैंने क्या किया। यहां पे इस वक्त में मेरी शॉप में रेनोवेशन चल रहा था, ये मेरी शॉप है बेटा जिसका रेनोवेशन चल रहा था, जहां पे आग लगी। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत नुकसान वाली बात है, तो मैंने यहां पे एक रेंटेड जगह ले लिया। क्या लिया बेटा? रेंटेड जगह लिया, और वो जगह से मैं काम करने लगा 2-3 महीने के लिए। अब मेरे को बताओ इंश्योरेंस कंपनी को वो ये एडिशनल एक्सपेंस हुआ रेंटेड, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या कोई दिक्कत है और रेंटेड प्लेस की रेंट का एडिशनल एक्सपेंस देने की? नहीं। आपको बताता हूं अब क्यों। वो इसीलिए बेटा क्योंकि अगर वो रेंटेड प्लेस नहीं रहती तो 40 लाख का भी सेल नहीं होता, तो वहां पे एक्चुअल टर्नओवर कितना आता? 0। तो बेटा 88 माइनस 0 88। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पे क्लेम मांगते हैं? हम कितने पे कैलकुलेट करते हैं अपने क्लेम को? 88 पे। तो इंश्योरेंस कंपनी का तो नुकसान होता, तो उसने बोले बेहतर है वो रेंट दे दो इनको, हमारा नुकसान, हमारा क्लेम कम होगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? चलो इसको लिखो आप लोग। ओके लिखे रह भी गया तो बेटा फिक्र नहीं कर रहा, मैं आखिर में पूरी स्लाइड वापस फिर से लाऊंगा, ठीक है। तो हमारा एक कंसेप्ट सीखे बस अभी हमने कि एक रिडक्शन इन टर्नओवर होता है बेटा। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग अलग है, ठीक है। अब आप इसके नीचे लिखोगे आप सेकेंड कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट, ओके। वो सेकेंड कंसेप्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या है बेटा सेकेंड कंसेप्ट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। उसका फॉर्मूला हमको दिया गया है नेट प्रॉफिट प्लस बेटा ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्यों लिख रहा हूं यहां पे? क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरे स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस निकाले, जिसका इंश्योरेंस निकाले उसी का क्लेम मिलेगा। तो हम क्यों नहीं निकालते पूरा? हो सकता है पूरा भी निकाल ले, लेकिन कभी कभी नहीं भी निकालते क्योंकि प्रीमियम ज्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये जो नेट प्रॉफिट फॉर्मूले में रहता है बेटा, ये नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये भी लास्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर का अपन लेते, ये जैसे अपन लॉस ऑफ स्टॉक में पिछले साल का जीपी लेते थे ना, लेटेस्ट वाला, पिछले साल का जो जीपी रहता था वही, पर यहां पे जीपी अलग है, लेकिन वो भी हमें लेटेस्ट वाला जो पिछले साल की फिगर है वहीं से उठाते। अब मेरे को एक बात बताइए बेटा कि ये जो मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्या इस फॉर्मूले से नॉर्मल जीपी रेशियो से कोई लेना देना है? नहीं, यहीं पे ये ऐसा कैलकुलेट होता है। अब आप मेरे को बताइए बेटा, ये फॉर्मूले से पढ़ने से आपके दिमाग में क्या चीज आता है? ये फॉर्मूला हमको क्या चीज बताता होगा? अभी मैं जो बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि सेल्स में कितने परसेंटेज प्रॉफिट का हिस्सा है और कितने परसेंटेज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का हिस्सा। मैं टाइम बिंग स्टैंडिंग चार्जेस ही कहता हूं। तो मेरे सेल्स में कितने प्रतिशत, क्योंकि सेल्स में कितने कंपोनेंट होते? 3, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स और प्रॉफिट। समझे बेटा? मगर यहां पे मैंने ऊपर में कितने कंपोनेंट लिखा? 2, प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस। तो सेल्स में कितने प्रतिशत प्रॉफिट का और स्टैंडिंग चार्जेस का कंपोनेंट है, वो ये फॉर्मूला मेरे को बताता है। अगर सपोज ये 40% आता है, व्हाट डज इट मीन? कि सेल्स में 40% प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस का कंपोनेंट है। समझ में आया चीज? वो मुझे ये फॉर्मूला बताता है। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि स्टैंडिंग चार्जेस और प्रॉफिट इकट्ठा क्लेम करे जाते हैं, दो अलग चीज है, लेकिन इकट्ठा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करे जाते हैं बेटा। तो अगर ये फॉर्मूले में मैंने इस फॉर्मूले में जब परसेंटेज निकाला बेटा, इससे इस परसेंटेज में दोनों चीजें कवर हुई, स्टैंडिंग चार्जेस और नेट प्रॉफिट। अब इतना समझ में आया बेटा? इसके नीचे लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के नीचे लिखो, सेल्स में कितने परसेंटेज प्रॉफिट है, कितने परसेंटेज और कितने परसेंटेज फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। ठीक है, कितने परसेंटेज फिक्स ओवरहेड्स है। ओके, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए बेटा, अभी वो एडिशनल एक्सपेंस को छोड़ दो, 3 चीजों के बारे में बात करना है बेटा। अभी हमने 2 बात करे, नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस। मैं आपसे पूछता हूं, पहला कंसेप्ट मैंने आपसे सिखाया रिडक्शन इन टर्नओवर, आपको सिखाया बेटा। तो क्या जरूरी है जितने से सेल्स गिरा उतने का ही प्रॉफिट का नुकसान हुआ? नहीं बेटा, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो है, वो तो फिर आपने खर्च ही नहीं किए ना। समझ में आया? तो अगर मैं कहता हूं ये 40% आता है, तो जो आपका सेल्स अगर 1 लाख है, तो आप कहोगे 1 लाख का जो 40% है 40,000, उतने का नुकसान हुआ। और वो कौन सी चीज का नुकसान हुआ बेटा? नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस का। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 लाख रुपए का क्या हुआ बेटा? सेल्स गिरा, लेकिन क्या 1 लाख का नुकसान हुआ क्या? नहीं सर, उस सेल्स में 3 कंपोनेंट थे, एक था वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड्स और प्रॉफिट। तो मेरे को कौन सा क्लेम करना? वेरिएबल ओवरहेड्स का नुकसान नहीं हुआ है बेटा, तो फिक्स ओवरहेड्स और प्रॉफिट। वो फिक्स ओवरहेड्स और प्रॉफिट हमने कैसे निकाले, कितने परसेंटेज है? इस फॉर्मूले से बेटा। सपोज ये 40% आता है, तो 1 लाख का 40% कितना हुआ? 40,000। तो वो 40,000 में दोनों क्लेम आ गए हमारे, प्रॉफिट का भी आ गया और स्टैंडिंग चार्ज। अब बैठ रहा है ना कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? ऐसा दिमाग में बैठना चाहिए बेटा। तो उसमें दोनों कंपोनेंट हमारे आ गए। तो इस तरीके से उसने हमको सिखाया, इकट्ठा ये दोनों चीज को हम क्लेम करते। तो एक मैं कुछ फिगर्स खुद ही क्रिएट करता हूं और इस पे एक एग्जांपल ऐसी अपन बुक में नहीं है, वो मैं लिखाता हूं और अपन इसको भी सॉल्व करते। इसी के नीचे लिखो बेटा एग्जांपल। एग्जांपल, डेट ऑफ फायर 1/4/2020। अच्छा, बिजनेस कब तक डिस्टर्ब रहा? अप टू, ये डिसऑर्गेनाइज पीरियड बोलो उसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 महीने का डिसऑर्गेनाइज पीरियड
1/4/20 से लेके अप्रैल मई जून 3 महीने ले लें, 30 जून 2020, ठीक है। एक्चुअल टर्नओवर 4 लाख, स्टैंडर्ड टर्नओवर 8 लाख, इंक्रीजिंग ट्रेंड 10%। प्रीवियस ईयर की फिगर लेते हैं अब, कुछ प्रीवियस ईयर की फिगर्स लिखेंगे। ए सेल था पिछले साल 16 लाख, नेट प्रॉफिट था पिछले साल 2 लाख, तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड्स था 4 लाख, नहीं 4 लाख नहीं होगा, सॉरी बहुत हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको ले लो अपन 40,000 ले लो। इसको 4 लाख लिखो बेटा, फिगर कम हो जाएंगी, 4 लाख लिख लो, ठीक है। एक मिनट कैलसी में कैलकुलेट करो लो, 6 लाख डिवाइड बाय 16 लाख कितना आ रहा है? 0.37, 37 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 को 37.5% आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब इतना हमने लिखा, अब इसके हिसाब से बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले क्या कंसेप्ट, प्लीज बातें नहीं करेंगे आज तो 15 मिनट, फिर मैं 5 मिनट दूंगा, फिर उसमें बातें कर लेना पूरी, ठीक है। अब पहले सुनो, सबसे पहले बेटा क्या कंसेप्ट सिखाया आपको? रिडक्शन इन टर्नओवर। चलो लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बोला सर मेरे को बताओ कि रिडक्शन इन टर्नओवर कितना हुआ। सो रिडक्शन इन टर्नओवर पिछले साल इसी वक्त में सेल्स कितना था, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर हमारा था 8 लाख रुपए का सेल्स हुआ था इसी वक्त में, ये 3 महीने के दौरान। लेकिन हमको लगा बेटा यहाँ पे कि 8 लाख रुपए का सेल्स जो था, लेकिन हमने ट्रेंड कितने का बनाया? 10% के बढ़ेगा। हमको उम्मीद था कि 10% से सेल्स बढ़ेगा। तो यहां पे आप ट्रेंड को ऐड करते, कितने परसेंट ट्रेंड दिया बेटा? 10%। तो कितने थे हमने सोचे थे? 80,000 रुपए से बढ़ेगा। तो हमको ये उम्मीद थी बेटा कि ये सेल्स कितना जाएगा? 8,80,000। लेकिन ये एक्चुअल में टर्नओवर कितने का तो हुआ? सिर्फ 4 लाख रुपए का बेटा। तो कितने से मेरा सेल्स कम हुआ बताओ? 4,80,000 रुपए से मेरा सेल्स कम हुआ। ये था मेरा रिडक्शन इन बेटा टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर। अब मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको सिखाया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेटा यहां पे जो स्टैंडिंग चार्जेस मैंने लिखा वो फिक्स ओवरहेड जो लिखा, अब उसमें से जरूरी नहीं कि सब इंश्योर्ड हो। तो अपने वहां पे अपन दोनों तरीके से बताता आपको। अपन ये अज्यूम करते पहले इसमें कि पूरा का पूरा क्या था बेटा? इंश्योर्ड। ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा पिछले साल नेट प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था? 2 लाख रुपए का। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे बेटा हमारे? 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितना था बेटा? 16 लाख। तो कितना आ रहा है बताओ मुझे? 37.5% आ रहा है। आ रहा है इतना? आ रहा है ना? हाँ। ये क्या दर्शाता है मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका मीनिंग क्या निकलता है बेटा? नेट प्रॉफिट जो हमारा जो सेल्स था, उस सेल्स में कितने प्रतिशत बेटा प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस का हिस्सा है? 37.5%। अब मैंने कहा सर मैं क्लेम तो करूंगा, मैंने कहा ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कह रहा हूं, इसका नाम है, लेकिन यहां पे क्लेम अभी क्या क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस उसका क्लेम हो रहा है।
तो कैसे क्लेम हुआ? मैंने कहा देखो सेल्स गिरा 4,80,000 से, इसमें इसमें कितना बेटा 37.5%, कितना आ रहा है बताओ मुझे? $1,80,000 तो 1,80,000 रुपए का क्या हुआ बेटा मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो नाम उसका लॉस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन इस कैलकुलेशन में मैंने कितनी चीजें क्लेम करा बेटा? 2, प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्ज। मैं थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूं बेटा, मैं आपसे कहता हूं अगर मैं यहां पर मानू बेटा कि मेरा यहां पे सारा का सारा स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं रहता तो मेरा क्लेम भी कम हो जाता। मैं कहता हूं ये 4 लाख रुपए है ना फिक्स ओवरहेड्स बच्चों, अगर मैं मानता हूं सपोज इसमें से 2 लाख की इंश्योर्ड है, क्या माना बेटा मैंने? 2 लाख की इंश्योर्ड है, ठीक है। तो फिर क्या होता है यहां पे आपका 2 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख का इंश्योर्ड था, करो कैलसी लो, 25% आता। फिर आप यहां पे 4,80,000 का 25% लो बेटा, 1,20,000। तो देखो अभी क्लेम था उससे क्या हो जाएगा क्लेम कम। तो वो आपके ऊपर है कि आप पूरा इंश्योरेंस निकालना चाहते हो कि कम, ज्यादा निकालोगे ज्यादा प्रीमियम, कम निकालोगे कम प्रीमियम। इतना समझ में आया आपको? ठीक है बेटा। अब हमने 2 कंसेप्ट के बारे में बात की सर, एक हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट और हमारा दूसरा क्या थी नेट प्रॉफिट, और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट और रिडक्शन इन टर्नओवर। अब उसके बाद आओ बेटा यहां पे थर्ड कंसेप्ट लिखो, एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंसेस, बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझोगे बेटा। अब क्या होगा, ये एडिशनल एक्सपेंसेस पिछले साल नहीं हुए थे बेटा, ये तो आग लगी। देखो एक नेट प्रॉफिट हो गया, हमने जब जीपी रेशो का फॉर्मूला बनाया यहां पे, उसको क्या बेस माने हम लोगों ने? पिछले साल का नेट प्रॉफिट लिए, स्टैंडिंग चार्जेस लिए, सेल्स लिए, पिछले साल का। लेकिन यहां पे कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। जब पिछले साल ऐसा खर्चा हुआ ही नहीं है तो मैं उसको बेस कैसे मानूं? क्या ये खर्चा पिछले साल हुआ था? नहीं, तो उसको बेस में कैसे मानूं? उसको बेस में कैसे मान सकता हूं? तो कोई और तरीके से हमको सोचना है। अब पहली चीज ये एडिशन, मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है बेटा, लेकिन क्या ये एडिशनल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी हमको देती है? हाँ। क्यों देती है बेटा, उसका लॉजिक बताया आपको। अब आप सोच सकते हो, अभी मैंने आपसे कहा, अभी आपने पिछले एग्जांपल में किए सर, रिडक्शन इन टर्नओवर में आप जीपी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो और जो अमाउंट आता है क्लेम कर लेते हो। लेकिन मुझको एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे एडिशनल एक्सपेंस कोई रेंटेड प्लेस लिया, कौन सी प्लेस लिया बेटा? रेंटेड, और मैंने वहां से सेल किया, अगर सपोज रेंटेड प्लेस लिया और वहां से 4 लाख रुपए का सेल किया, तो मेरा क्लेम इतना आया 1,80,000। मान लो बेटा मैं रेंटेड प्लेस नहीं लेता, तो यहां पे क्या आता है एक्चुअल टर्नओवर सपोज 0, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपने जहां पे रेनोवेशन चल रहा है वहीं से बेचे, लेकिन इससे कम रहेगा। तो सपोज मैंने रेंटेड प्लेस नहीं लिया बेटा, तो एक्चुअल टर्नओवर कितना रहता था? एग्जांपल हम लेते 0, ये कितना आता था रिडक्शन? 8,80,000। कैलसी लो हाथ में, 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 37.5%, 3,20,000। अब क्लेम 3,20,000 आता बेटा, 3,30,000 आता। अभी कितना है? 1,80,000। तो इंश्योरेंस कंपनी बोले भैया रेंट, मैंने सर रेंट 20,000 का हुआ, तो बोलेंगे ले लो 20,000 रुपए हमसे, यहां पे तो क्लेम कम हो जाएगा आपका। तो इंश्योरेंस वही लॉजिक है जो फायर फाइटिंग एक्सपेंस का था। वहां फायर फाइटिंग एक्सपेंस बढ़ता था, होता था, लेकिन वहां पे सेल्वेज गुड्स बढ़ता था तो लॉस कम होता था, लॉस कम होता था बेटा तो क्लेम कम होता। बस वही लॉजिक है, मगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे आगे कि क्यों यहां पे एडिशनल एक्सपेंसेस में भी उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन हम पे डाला है, क्यों डाला उसका भी लॉजिक समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस, आपने हेडिंग दी बेटा, तो वो कहता है हमको लोअर ऑफ 3 उसने अलाउ किया है। 3 चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, A, B, C, whichever is lower, whichever is lower। पहला मैं कहता हूं एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। मैंने क्या कहा बेटा? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। ओके, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन।
ठीक है। अब एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस बेटा अपन कुछ इसको कोई फिगर यहां पर लेते, तो यहां पे ये मेरा साल जैसे ये शुरू हुआ था, यहां पे इस पोर्शन में बिजनेस आग लगी तो बिजनेस मेरा क्या रहा बेटा, डिस्टर्ब रहा। मैंने यहां पे क्या एक रेंटेड जगह लिया और ये रेंटेड जगह का मैं क्या कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं। रेंटेड प्लेस है उसका मैं क्या कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं। तो एक वहां पे एक फिगर लिख लो, सपोज वो 50,000 रुपए का रेंट था। कितने का रेंट था बेटा, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, ठीक है। दूसरा लिखो पॉइंट, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। वो जो सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस उसका मीनिंग समझते, और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू फिर समझाता हूं ऐसा क्यों नए रिस्ट्रिक्शन डाले बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, वो एडिशनल जगह से, वो रेंटेड प्लेस लेने की वजह से हमारा कितना सेल हुआ है उसका मीनिंग है। वो क्यों ऐसा हुआ मैं 2 मिनट में बात कर रहा हूं। वो रेंटेड प्लेस लेने की वजह से हमारा सेल्स कितना हुआ है वो कहता है, उसे कहते हैं सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। अब कभी बेटा क्वेश्चन में एक्चुअल टर्नओवर दिया रहेगा, एक्चुअल टर्नओवर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में मेरे को दिया है बेटा, तो मैं 2 तरीके, एक्चुअल टर्नओवर मेरे को नहीं पता कहां से हुआ। वो हो सकता है कि ये रेनोवेशन चल रहा है जहां पे आग लगी वहां से काम चल रहा है, दूसरा हो सकता है बेटा जो रेंटेड प्लेस है वहां से वो सेल हुआ। तो एक्चुअल टर्नओवर मेरे को पता नहीं। अगर क्वेश्चन में उसने बताया 4 लाख सेल एक्चुअल, उसने बताया कि रेंटेड प्लेस से 3 लाख हुआ, तो यहां पे सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस एक्चुअल टर्नओवर 4 लाख आएगा कि रेंटेड प्लेस से 3 लाख हुआ और पुराने रेनोवेशन जहां चल रहा है वहां से 1 लाख हुआ। तो यहां पे सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस का मतलब क्या, एक्चुअल टर्नओवर की रेंटेड प्लेस वाली जगह से, रेंटेड प्लेस। तो अपन को वो लिखना है। कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेगा। उस केस में अपन ऐसा मानेंगे कि सारा का सारा एक्चुअल टर्नओवर है वो कहां से हुआ, रेंटेड। वो ज्यादा नॉर्मल लगता है वैसा अज्यूम करना, तो अपन क्या मानेंगे बेटा, सारा का सारा एक्चुअल टर्नओवर कहां से हुआ है, रेंटेड प्लेस से हुआ है, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला वो समझना जरूरी है। ऐसा क्यों बोला कि लोअर, सी के बारे में तो बाद में आता हूं, ये ए बी में लोअर क्यों बोल रहा है, 50 दे दे भाई दिक्कत क्या है। उसने बोला नहीं लोअर दूंगा, वो क्यों बोला, यहीं पे एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, आप भी इसी के नीचे लिखना, ठीक है। अब लिखो वहां पे, if rented place not taken, आपने रेंटेड प्लेस नहीं लिए, एक ये चीज हो सकती है बेटा, और दूसरी चीज रेंटेड प्लेस टेकन, ये 2 ही चीज में से एक होगा ना। ये तो आपने बोले भैया मेरे को रेंटेड प्लेस नहीं लेना है, रेनोवेशन चलने तो जब सुधरेगा जब शुरू करूंगा। दूसरा आपने सोचा नहीं यार कुछ तो सेल हो जाएगा, सामने खोल लेते एक दुकान, तो आपने वो ले ली, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा आपको बेटा। मैं कहता हूं स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर 8 लाख रुपए का सपोज स्टैंडर्ड टर्नओवर है, तो रेंटेड प्लेस आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर तो दोनों में सेम ही रहेगा। ये तो एक पहले पूरा कर लेता हूं। अगर आपने रेंटेड प्लेस नहीं लिए तो पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है बेटा, जो पिछले साल इस वक्त, अभी ट्रेंड को इग्नोर करता हूं, जरूरी नहीं कि हर वक्त ट्रेंड रहे, तो ये 8 लाख रुपए की स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर बेटा सपोज 1 लाख है, आप बोलेंगे सर आपने रेंटेड प्लेस नहीं लिए तो एक्चुअल टर्नओवर 1 लाख कैसे हुआ। वो 0 भी हो सकता था, लेकिन हो सकता है जहां पे रेनोवेशन चल रहे वहां से आपने कुछ सेल थोड़ा बहुत कर ली, इसलिए वो 1 लाख ले लिया। वो 0 भी हो सकता था, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए बेटा रिडक्शन इन टर्नओवर कितने से आया, रिडक्शन इन टर्नओवर कितने से आया, 7 लाख रुपए से हमारा रिडक्शन हुआ टर्नओवर में बेटा। अब जीपी रेशियो ये सपोज है 30%, कितना है बेटा 20% लो। तो मेरे को एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम करेंगे अपन, 7 लाख का 20% कितना है, 1,40,000। अब फर्क समझो बेटा, अगर मैं रेंटेड प्लेस नहीं लेता हूं तो क्लेम कितना आ रहा है बच्चों, 1,40,000,
ठीक है। और वो 20% में बेटा बार बार कह रहा हूं दोनों चीज आ गई, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आ गया बेटा और आपका इंश्योरेंस, ठीक है। ठीक, आपका तो आप क्लेम कितना करो 1,40,000। अब आते अपन रेंटेड प्लेस टेकन पे कुछ फर्क आता है क्या, देखते। देखो मान लिखो बाजू में स्टैंडर्ड टर्नओवर कितने का है 8 लाख, लेकिन हमने रेंटेड जगह ली तो ऑब्वियसली सेल आपका वो 1 लाख से तो ज्यादा ही रहेगा ना। चलो यहां पे लिख लेते हैं अपन 5 लाख रुपए का सेल्स हुआ, कितनी तो भी अपना जो उम्मीद थी उससे कम ही हुआ, वो तो कम ही होगा ना, क्योंकि आपके आग लगी बिजनेस डिस्टर्ब है बेटा, तो जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करे तो उससे तो कम ही होगा। तो कितने से कम हुआ बच्चों 3 लाख रुपए से। जीपी रेशियो सपोज 20% है बेटा, तो 3 लाख का 20% बताओ कितना हो 60,000 रुपए। अब आप हमको बताओ पिछले साल नहीं, अगर आप रेंटेड प्लेस नहीं लेते तो क्लेम कितना होता। रेंटेड प्लेस नहीं लेते 1,40,000, रेंटेड प्लेस ले लिए 60,000 है ना, तो यहां पे कितने से आपने सेविंग करा दी उनकी 60,000 नहीं, सॉरी डिफरेंस बोलो, डिफरेंस 60,000 का क्लेम होता, लेकिन 1,40,000 के बदले 60 देना है, तो 80,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के बच गए। इंश्योरेंस कंपनी के क्या हो गया बेटा, बच गए। अब मेरी बात सुनो, बस वही चीज तो है जो ऊपर एक सेंटेंस में लिखा, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो सेल्स मेरा हुआ 5 लाख, मगर एडिशनल एक्सपेंस मतलब रेंटेड प्रीमाइसेस से कितने का हुआ 4 लाख। 1 लाख तो बिना रेंटेड की भी हो रहा था बेटा, यहां से 1 का हुआ, वहां से 4 का हुआ, तो टोटल कितना हुआ 5। तो रेंटेड प्लेस सेल्स ड्यू टू, वो रेंटेड प्लेस की वजह से, वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कितने का सेल हो रहा है 4 लाख। 4 लाख का 20% बताओ मेरे को। नहीं 4 लाख का 20%, समझ में आया आपको, ये लॉजिक है उसके पीछे का। क्योंकि आप सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना आ रहा है बेटा 80, तो उतने का मैंने इंश्योरेंस कंपनी का बचा के दिया ना। सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस था ये 4 लाख, उसका 20% कितना 80,000 बेटा, तो 80,000 रुपए मैंने इंश्योरेंस कंपनी के बचा के दिया। तो अच्छा, इसका मतलब यहां पर ये आ रहा है बेटा कि 80,000 रुपए अपन ने इंश्योरेंस कंपनी के बचा के दिए, वही तो आ रहा है ना यहां पे। यहां 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% करूं तो 80,000 ही आएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, बचा के कितना दिए बेटा 80, और हमने एक्चुअल में एडिशनल एक्सपेंस कितना किए 50, तो इंश्योरेंस कंपनी को 50 देने में कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं। अब मैं थोड़ी सिचुएशन बदल देता हूं, मान लो ये एडिशनल एक्सपेंसेस यहां पे, ये जो आपकी सेविंग हुई, रेंट अगर मैं कहता आपसे थोड़ी सी फिगर चेंज करता हूं बेटा, अगर ये रेंट ये फर्स्ट सिनारियो था, ये सेकंड सिनारियो क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरे को वो 80,000 50,000 रुपए देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में मैंने बोला सर रेंटेड प्लेस जो थी उसकी कीमत, उसका रेंट हमने दिए 1 लाख रुपए। बोलेगा भाई 1 लाख रुपए मांग रहा है, बचा के कितना दिया 80,000 रुपए बचा के दिया ना, तो बोलेंगे इससे अच्छा नहीं जाता उधर, चुपचाप से रेनोवेशन ही करा लेता अपना। तो 1 लाख रुपए एडिशनल एक्सपेंस किया, बचाया कितना बेटा 80, तो क्या बोलती विच एवर इज लोअर। तो 1 लाख देंगी क्या हमको, समझ में देंगे क्या, हमने एडिशनल एक्सपेंस करे 1 लाख रुपए के और उनका क्लेम कितना बचा के दिए 80, तो वो इतनी बेवकूफ थोड़ी ना इंश्योरेंस कंपनी जो 1 लाख रुपए उठा के दे देंगी हमको, वो कितना देंगी हमको सिर्फ आज। इसीलिए उसने वहां पे क्या बोला बेटा विच एवर इज लोअर। समझ में आया आपको। तो पहला क्या आता है बेटा एडिशनल एक्सपेंस एक्चुअल, दूसरा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। समझ में आया आपको। तो यहां पे सेकंड केस में वो क्या देंगी इंश्योरेंस कंपनी 80, क्यों देंगी, फर्स्ट केस में 50 देने में उसको कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आप मेरे 80 बचा रहे तो मैं तुमको 50 दे दूंगा। अब आप मेरे 80 बचा रहे हो, मेरे से लाख रुपए मांग रहे तो मैं दूंगा क्या आप लोग को, नहीं, मैं बोलूंगा 80 ले लो चुपचाप से। समझ में आई चीज। तो ये दो चीज लॉजिक समझा सबको बेटा, इतना लिखे आप लोगों ने, लिखे ठीक है। अब इसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड, ये क्या लिख रहा हूं मैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। देखो बेटा
ये जो मैंने अभी तक के बात किया ना एनुअल टर्न, अभी तक के मैंने आपको दो तरह के टर्नओवर सिखाया। कौन से सिखाया? एडजस्टेड और एक्चुअल। ये एनुअल कुछ और है, अभी इसका मीनिंग बताऊंगा मैं क्या है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय वही ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, ठीक है, उसको बस मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में, ठीक है, क्योंकि और प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बेटा, ठीक है। अभी पहले तो एनुअल टर्नओवर क्या होता है वो आप समझ लो, फिर अपन ऊपर आगे चर्चा करते इस पे क्या है वो। मेरा साल यहां पे शुरू हुआ बेटा 1/4/2020 को, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, ठीक है। अभी एनुअल टर्नओवर क्या था पहले वो मीनिंग समझ लो आप, फिर ऊपर फॉर्मूले पे आता हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा कि साल शुरू हुआ 1/4/2020 को और खत्म कब हुआ 31 मार्च 2021 को। अब यहां पे डेट ऑफ फायर थी बेटा हमारी 30 जुलाई, कोई भी ले लो, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक हमारा बिजनेस क्या रहा बेटा? डिस्टर्ब रहा। तो इसको यहां पे जो टर्नओवर रहता है बेटा उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल टर्नओवर। इसी वक्त का पिछले साल का टर्नओवर क्या होगा? स्टैंडर्ड टर्नओवर। लेकिन एनुअल टर्नओवर वो होता है बेटा जिस दिन आग लगी उससे एग्जैक्ट 1 साल पहले। मैंने क्या कहा बेटा? जिस दिन आग लगी उससे एग्जैक्ट 1 साल पहले। तो आग कब लगी बेटा आपकी? 1 जुलाई 2020 को, तो उसका 1 साल पहले मतलब यहां पे 1 जुलाई 2019 को। इसे क्या कहते हैं बच्चों? एनुअल टर्नओवर। क्या कहते हैं इसको? एनुअल टर्नओवर। तो वो हमसे कहता है कि नहीं नहीं सर, एटलीस्ट पहली चीज बेटा, कई लोगों का ओपिनियन ऐसा होता है इसमें इंडस्ट्री में कि ये जो आप फॉर्मूला आपने बनाया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन, ऐसा भी लिख सकता था ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जो यहां पे लिखो उतना पोर्शन ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो वो एनुअल टर्नओवर का मीनिंग समझा आपको क्या है बेटा? यहां से यहां तक जिस दिन आग लगी उससे एग्जैक्ट 1 साल पहले का, उसे मैं एनुअल टर्नओवर कहता हूं। कुछ लोगों का ओपिनियन ये होता है कि सर आप जो एनुअल टर्नओवर लेते हो यहां पे एग्जैक्ट 1 साल से पहले के बदले कुछ लोग प्रीवियस ईयर के सेल्स को भी वहां कंसीडर करते। दोनों सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने हर आंसर में एनुअल टर्नओवर लिए, मतलब जो लेटेस्ट वाला है उस पर ज्यादा भरोसा करे, तो हमने भी वही माने, ठीक है। अब वो कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर बेटा? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। पहले आपको ये समझा एनुअल टर्नओवर क्या होता है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट में कौन सी दो चीज आती? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई होगा। ये तो आप ऐसे लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मल्टीप्लाई को काट के ऑन लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या आता है बेटा? नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्ज, वही दो चीज आती है। मतलब बेटा आप यहां पे कह रहे हो कि वो यहां पे मेरी नेट प्रॉफिट आया और फिक्स ओवरहेड्स आया। अब मेरे को पता यहां पे ये तो ऐसा कहना चाहिए, नेट प्रॉफिट आया, ऊपर में नेट प्रॉफिट आया, समझाने के लिए कह रहा हूं बेटा, नेट प्रॉफिट आया यहां पे और प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आया, ठीक है ना, वही दो चीज आती है बेटा। मतलब यहां पर भी नेट प्रॉफिट आया प्लस क्या है बेटा? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। ये क्या लिखा मैंने? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब मेरे वर्डिंग को समझना, ये मैंने कराया, ये मैंने कराना था। सुनो मेरी बात, मैंने किसका इंश्योरेंस कराया बेटा? नेट प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का। चाहता तो ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कराया नहीं, चाहता तो ये भी करा सकता था। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते भाई तुम जो एडिशनल एक्सपेंस करे ना उसमें से तुमने फिक्स ओवरहेड्स का पूरा तो नहीं, तुम चाहते तो करा सकते थे, तो ऊपर वाला एक्चुअल में आपने इंश्योरेंस कराए हो, नीचे वाला करा सकते थे आप। तो वो बोलता है तो फिर हम क्यों आपको पूरा एडिशनल एक्सपेंस दें, वो भी हम आपको क्या देंगे? प्रपोर्शन में देंगे। इसीलिए एडिशनल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कराना था, मल्टीप्लाई बाय कराया। समझ में आया क्या कह रहा हूं बेटा? में से इतना करा सकते थे, इतना कराया,
समझ रहे हो? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, भाई तुमने पूरा नहीं अगर इंश्योरेंस कराए तो आप तो फिक्स ओवरहेड्स पूरा करा सकते थे, जब पूरा फिक्स ओवरहेड्स नहीं कराए तो फिर हम आपको क्यों एडिशनल एक्सपेंसेस भी पूरा दे, वो भी हम आपको किस में देंगे, प्रपोर्शन में दें। वो भी अपना सोचेंगे ना बेटा। तो इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है, अगर आपने पूरा नहीं कराए तो हम आपको एडिशनल एक्सपेंस भी पूरा नहीं देंगे, वो भी हम आपको किस में देंगे, प्रपोर्शन। ये एक चीज समझ में आया है। अब देखो बेटा, एनुअल टर्नओवर में मैंने वहां पे वर्ड लिखा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या लिखा बेटा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, उसमें ट्रेंड का कैलकुलेशन आता है। क्या आता है, ट्रेंड आता है उसमें। जैसे स्टैंडर्ड टर्नओवर में ट्रेंड आता है ना, स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस परसेंटेज ट्रेंड करूं तो वी कॉल इट एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। एडजस्ट मतलब उसमें क्या हुआ है, ट्रेंड का इफेक्ट आया है। तो यहां पे भी किसका इफेक्ट आएगा बेटा, ट्रेंड का। लेकिन ट्रेंड कब लाते, जब कोई पिछले साल का रहता है उसको आप यहां एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ट्रेंड लाते। अब इंस्टीट्यूट की गलती तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो लॉजिकली वहां साउंड नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, जब ये एनुअल टर्नओवर है इसमें पूरा पिछले साल का नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ महीने इस साल का, तो इस साल में पिछले साल के इसमें ट्रेंड लगाओ, ये तो इसी साल का बेटा। लेकिन उसको बाइफरगेट नहीं कर पाते कि यहां पे कितना है और यहां पे कितना है, पूरे पे ट्रेंड लगा दिया जाता है। तो हम भी किस पे लगाएंगे बेटा, ट्रेंड पूरे पे लगता है। वो समझ में आई चीज आपको क्या क्या आपसे। तो बस ऐसे ये कहीं लिखा नहीं रहेगा कि ऐसा लगा देते, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि यहाँ पे ट्रेंड पिछले साल को आप बेस बना रहे हो तो ट्रेंड लगाओ, लेकिन इसमें पिछले साल कुछ जा रहा है, इसके यहाँ पे कुछ इस साल का आ रहा है बेटा। अगर बाइफरगेट नहीं कर पाते तो वो इंस्टीट्यूट के पूरे मटेरियल पे, पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड लगा दी। तो हम भी क्या करेंगे, पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड लगाएंगे। ठीक है। अब तीन चीज से, तीनों में से क्या अलाउ किया उसने, लोवेस्ट। कैसा होगा बताओ मेरे को। पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, दूसरा बेटा सेल्स ड्यू टू। इसका लॉजिक समझा था आपको, ये क्योंकि यहां पर ये कम था, यहां पे आपने इतना बचा के दिए तो इतना उसको देने में कोई हरकत नहीं है। यहां पे आपने इतना बचाए और मांग कितने रहो, 1 लाख, तो देगा कि हमको वो 1 लाख नहीं। अब उसने एक और कंडीशन इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस कंपनी में जो लगाई जाती है कि आप इंश्योरेंस पूरे फिक्स ओवरहेड्स का करा सकते थे, आपने नहीं कराए तो एडिशनल एक्सपेंसेस भी हम आपको पूरा नहीं देंगे। तो तीनों में से क्या है बेटा, लोवेस्ट अलाउ है। अब ये चीज होगी, हमने जब ये शुरू करे थे बेटा तो मैंने आपको क्या बोला था, कहां गया वो, यहां से कहानी शुरू हुई थी। मैंने आपको क्या बोला था, कितनी चीजें कवर करी जाती है बेटा, 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें बच्चों, प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस और एडिशनल एक्सपेंस। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। अब मेरे को बताओ बेटा यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या था, जो नेट प्रॉफिट नहीं कमा पाए बेटा, समझ में आए, जो नेट प्रॉफिट नहीं कमा पाए। दूसरा बेटा हमारा यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स है, रिकवरी नहीं हो रही हमारी, तो फिक्स ओवरहेड्स तो खर्चा होने ही वाला है, उसका भी निकलता है। लेकिन ये दोनों एक सेल्स का पार्ट होते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या हमको किस तरीके से कैलकुलेट करता है, इकट्ठा हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। ठीक है। अब हमने देखे बेटा यहाँ पे, तो हम एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या कोई लेना देना है कि जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट हम पढ़ते हैं उससे, नहीं बेटा। वो बोला जाता, वो कोई और नाम से भी पुकारता तो हम वो नाम से पुकारते, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली बताता क्या हम लोग को, वाला ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हमारा, कि हमारे सेल्स में कितना कंपोनेंट प्रॉफिट का है और कितना कंपोनेंट फिक्स ओवरहेड्स का है। अगर हमारे फॉर्मूले में फिक्स ओवरहेड्स नहीं लिखा है वहां पे, या स्टैंडिंग चार्जेस नहीं लिखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लिखा है, तो ऐसा कहना ज्यादा बेहतर है कि उस सेल्स में कितना कंपोनेंट प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का है। तो आपका सेल्स जो यहां पे गिरा, आपका सेल्स जो ये गिरा, इस सेल्स में हमारे एग्जांपल में यहां पे जैसे 48 से सेल्स गिरा, तो ये 48 में अगर सपोज 20% जीपी रेशो आता है तो 20% दर्शाता है प्रॉफिट का कुछ कंपोनेंट है और कुछ किसका बेटा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का। समझ में आई चीज आपको। तो इकट्ठा जब मैं इस रिडक्शन इन टर्नओवर पे जीपी रेशियो लगाता हूं तो मेरा सारा का सारा क्या हो जाता है बेटा, ये दोनों कंपोनेंट मैं उनसे क्लेम करता हूं। तीसरी चीज उन्होंने हमको सिखाया बेटा फिर यहां पे, रिडक्शन इन व्हाट बेटा, सॉरी एडिशनल एक्सपेंस। तो तीनों में से क्या बोला उसने, लोवेस्ट, एक्चुअल, सेल्स ड्यू टू एडिशनल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, थर्ड आपका एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय वही जो ऊपर बोला प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। दिस इज ऑल अबाउट
लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो देखो 11 बज गए, मेरे को समझा ही नहीं, मैंने 9:45 शुरू किए थे हम लोगों ने, एक 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 करके, अभी भी थोड़ा सा बचा ही है। इतना आप सबको समझ में आया बेटा? चलो अभी एक काम करो, इसके बाद आप लोग लिखो क्लेम एक्चुअल में कैसा कैलकुलेट होता है, लिखेंगे आप। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एक प्लस फर्स्ट पॉइंट बेटा, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर। सो बेटा रिडक्शन, इसका फॉर्मूला है रिडक्शन इन टर्नओवर, टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, इस तरीके से फाइनल अपना क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक निकालते थे ना अपन, जैसे इस तरीके से लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइनल ऐसा निकलता है। उसके पहले बहुत सी वर्किंग नोट बनती है, वो एक रिडक्शन इन टर्नओवर की बनती है, जीपी रेशियो की बनती है, एडिशनल एक्सपेंस की बनती है, और फिर ये फाइनल ये बनता है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, इस फॉर्मूले में वो 3 कंपोनेंट में से ये कैलकुलेशन में मैंने कौन से कंपोनेंट क्लेम किया? नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड, क्योंकि जब जीपी रेशियो का फॉर्मूला लगाया बच्चों, यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लगाया था, ठीक है। तो वो 2 चीजें अपन इसमें क्लेम कर इकट्ठा। दूसरा एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस, ये आ गया आपका टोटल। अब बोलेंगे सर इसको क्लेम कर लो, क्लेम करेंगे अपन। बस एक चीज है बेटा, यहां पर भी कभी कभी होता है, अपन बोलते हैं ना कि एडिशनल एक्सपेंसेस हुए तो उसको क्लेम करते है ना। स्टैंडिंग चार्जेस जो फिक्स है, रुकने का नाम नहीं लेते। कभी कभी उस स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग भी हो जाती है। कभी कभी सब कोई एम्प्लॉय थे, अपन उनको निकाल दिए वहां से, या रेनोवेशन चलो, जो इलेक्ट्रिक बिल आता ही था, अभी काम बंद है, सभी जल गया, तो इलेक्ट्रिक बिल नहीं आ रहा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सेविंग भी हो जाती है। तो अब आप जब स्टैंडिंग चार्जेस वहां क्लेम करते हो, एडिशनल एक्सपेंस लिखते हो, तो उसकी सेविंग क्या करते हैं अपन? माइनस, लेस सेविंग इफ एनी, अगर कोई दिया है क्वेश्चन में कुछ, इन स्टैंडिंग चार्जेस। ओके डन। कुछ ऐसा है बेटा जो मैंने अभी मतलब कुछ छूट गया आपसे लिखने से? मैं एक बार पहली स्लाइड से आता हूं, अगर कुछ छूट गया होगा बेटा तो लिखते जाना आप, ठीक है। इस स्लाइड में कुछ लिखना है पहली। पहली आज लिखो, कुछ कर रहा है नहीं, 2 मिनट आ जाएगा, उनका सेटलमेंट हो जाएगा, ये भी सेटल हो जाएगा। नहीं लिख के हो गया, जो तुम बाहर करो उसकी वजह से दूसरे नहीं लिख पा रहे, नहीं तो हो गया। आ जाओ, चलिए अब लिखो, लिखिए बेटा फर्स्ट स्लाइड सबने। ओके ये लिखे थे सबने? सबने लिखे थे? एक भी रहा तो बोलना, मैं रुक जाऊंगा। हो गया, ठीक है, ओके। थर्ड लिखे थे सबने? ये लिखे थे सबने फोर्थ? हाँ लिखो।
ओके डन, लिखे है सबने? नहीं, ओके। ठीक है, ये तो लिखे होंगे सबने, छोटा सा है, लिखो। 2 मिनट बस, हाँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम। कौन? क्योंकि बेस वो है, मतलब लेटेस्ट वाला लो आप तो बेहतर है। जैसे आप जीपी रेशियो भी आप पिछले साल का लेते थे ना, वहां पर लॉस और स्टॉक मीटर, क्योंकि लेटेस्ट हो तो उसको बेस मान सकते हैं अपन, ठीक है, इसलिए। ठीक है, ये लिखे थे, 1 सेकेंड बेटा, ये लिखे थे, हो गया, चलो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकला? लेते हैं बेटा। बेटा वो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे जीपी रेशियो को उसको नाम से बुलाते, वो एक्चुअल वाला जीपी रेशियो नहीं है, सिर्फ उसको अपन बुला रहे हैं यहाँ पे बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को 2 कंपोनेंट में क्लेम कर, 3 है, उसमें से मैं 2 की बात कर रहा हूँ। एक होता है नेट प्रॉफिट और दूसरा है बेटा स्टैंडिंग चार्ज। तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, कि जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा फिक्स चार्जेस में इंश्योर्ड कराओ क्योंकि मुझे प्रीमियम ज्यादा लगा, हो सकता है पूरा कराओ, हो सकता है पार्ट कराओ। तो जीपी रेशियो जब मैं निकालता हूं उसमें फॉर्मूला हमको जो बोला गया है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब उस सेल्स में कितने प्रतिशत हमारा क्या है बेटा प्रॉफिट का हिस्सा है और किसका हिस्सा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का। तो जो भी परसेंटेज आता है वो ये बताता है कि वो सेल्स में आपका प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का कितना कंपोनेंट है। समझ में आई चीज आपको? तो सपोज मैं कहता हूं आपसे 100% अपन सेल्स भी 100 मानते, ठीक है बेटा। अब सेल्स में आपने, अगर मैं कहता हूं कि आपका वेरिएबल ओवरहेड 60 है और 20 आपका प्रॉफिट और 20 आपका क्या है बेटा फिक्स चार्जेस है सपोज, तो वेरिएबल ओवरहेड का नुकसान नहीं होता, उसका तो क्लेम नहीं करेंगे। फिक्स ओवरहेड जो बेटा आपका 20, तो आपने बोले नहीं पूरा का नहीं, मैं 10 का ही कराता हूँ बेटा, तो आपने 10 का इंश्योर्ड कराया आपने, तो वो 10 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस प्रॉफिट तो डिवाइड तो 30% आएगा। तो 30% कहता क्या है आपसे कि सेल्स में आपका कितना प्रतिशत प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का हिस्सा है। ये समझ में आया? अब बेटा हम क्वेश्चन करेंगे तो और फिगर सामने आएंगी तो वो डेवलप होते जाएगा। आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई है। ओके, अब आइए आप लोग नोट। अच्छा एक और, आप ये ऐसा नहीं करना कि हमको नहीं करना है, करना पूरा है, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूट ज्यादातर क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक, अभी भी मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा दोनों इसके तो लॉस ऑफ स्टॉक पे था। तो अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट ऐसा एक मार्क का भी नहीं होना, एक पेज भी है, मतलब एक लाइन भी ऐसी नहीं होना चाहिए जो आपने बोले चलो इसको स्किप कर देते, वो स्ट्रेटेजी गलत है। पढ़ के पूरा जाना है आपको, ठीक है। अब इस पे आइए, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, आई थिंक 18 होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ये आया था नवंबर 19 में क्वेश्चन, हाँ मई 19 में आया था, ठीक है। अब एक सिंपल तरीका बताता हूं, आपने देखे होंगे बेटा हमने जब से जितनी भी जो चीजें बताया उसमें अकाउंट से बहुत कनेक्टेड नहीं था बेटा ये। अब सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, तो ये कहां फॉलो करा जाता है, इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है उस वहां पे तरीका फॉलो करा जाता है, मगर उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, सबके लॉजिक है कोई, ठीक है। अब आओ यहाँ पे एक और चीज, अगर आप चाहे, जैसे मैं जब सीए इंटरमीडिएट में था, मेरी एक आदत थी बेटा कि जब मैं पढ़ता था तो ये चैप्टर मेरे को आज भी याद है मैं कैसे पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था क्वेश्चन को जब रीड करता था, जरूरी नहीं आप करो, लेकिन एक आध क्वेश्चन में बताऊंगा, इफ यू आर कंफर्टेबल आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसकी पूरी समरी बना लेता था। और क्योंकि जब मेरे को करना स्टेप क्या करना, सबसे पहले रिडक्शन इन टर्नओवर है, तो मेरे को जब एक्चुअल टर्नओवर लगता है, स्टैंडर्ड टर्नओवर लगता है मेरे को जब वहाँ पे, फिर जीपी रेशियो में नेट प्रॉफिट लगता है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लगता है, ये सारी चीज़ें लगती है, और फिर मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस लगता है। तो ये फिगर्स बस मेरे को क्वेश्चन से उठाना रहता है, वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो जब मैं पढ़ा करता था तो इस तरह मैं कुछ बनाता था, मतलब एग्जैक्ट आप ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। मतलब ये तो मैंने यहाँ पे बना, कैसे बना, रफली बनाना, आई मीन टू से, यहाँ साल शुरू हुआ, यहाँ साल खत्म हुआ,
यहाँ पे आग लगी, यहाँ से मेरा यहाँ तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा, यहाँ पे जो सेल हुआ वो एक्चुअल सेल था, फिर यहाँ पर बेटा पिछले साल ये तारीख से ये तारीख तक एग्जैक्ट ये तारीख जो पिछले साल का करस्पॉन्डिंग पीरियड है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर होगा, इसमें ट्रेंड होगा। मेरा यहाँ पे आग लगी, यहाँ से यहाँ तक एक साल का ये एनुअल टर्न होगा। तो आप अगर फिगर पढ़ते जाओ, क्वेश्चन इसको लिखते जाओ, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से फिगर्स को उठा के वहां पे लिखते जाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। ए फायर ऑक्यूर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स ब्राइट ऑन 25th of May 2017. As a result of fire, sales were adversely affected up to 30 September. आग कब लगी बेटा? 25 मई को। कब तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा? 30 सितंबर। एक और चीज मैं कहना भूल गया, एक कंसेप्ट होता है इंडेमनिटी पीरियड का बेटा। कभी भी आपका जो पीरियड जो बिजनेस डिस्टर्ब जब आप करा वो आपका इंडेमनिटी पीरियड से ज्यादा अलाउ नहीं है। व्हाट इज इंडेमनिटी पीरियड बेटा? मैक्सिमम पीरियड जब तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा। फिर तो हम बोलेंगे आग लगी 2 साल तक बिजनेस बढ़ ही नहीं पा रहा, 2 साल तक डिस्टर्ब रहा, तो क्या 2 साल का प्रॉफिट और फिर आप क्लेम करोगे ये सब? नहीं। तो इंडेमनिटी पीरियड मतलब तो कि मैक्सिमम उतने पीरियड का लाभ है। जनरली इंडस्ट्री में 6 महीना रहता है आपका, और क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन अगर आपका ये इंडेमनिटी पीरियड से ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा नहीं, जितना इंडेमनिटी पीरियड उतना ही रहेगा, उससे कम रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे 25th को आग लगी और 25 सितंबर तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा। द फर्म हैड टेकन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद एन एवरेज क्लॉज for rupees 3,50,000 having indemnity period of how many months बेटा? 5 मंथ। तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी अमाउंट, ये इसके बारे में अपन एवरेज क्लॉज इसमें बाद में देखेंगे जब मैं सॉल्व करूंगा। इंडेमनिटी पीरियड कितना है बेटा? 5 महीने। अब आप मेरे को बताओ 25 में से 30 सितंबर तक 5 महीने हो रहे क्या? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने कुछ डेज हो रहे बेटा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 10% इन सेल्स। सेल्स कितने परसेंट से बढ़ रहा है हमारा? 10% से। The firm incurred an additional expenditure of rupees 30,000 to maintain the sales. The sales हमारा 30,000 से क्या हो रहा है बेटा? सॉरी अपना द फॉर्म, सॉरी 10% वो है हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 30,000। तो रेंटेड प्लेस वाला जो कंसेप्ट है वो जरूरी नहीं कि रेंट के अलावा वो भी हो सकता है। आपने एक सिक्योरिटी गार्ड वार्ड खड़े करा है, बोर्ड लगा के आप दुकान के सामने देते हैं ये दुकान वहां शिफ्ट हो गई है तो उसका खर्चा, ऑल दीज आर एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, वो हमको क्वेश्चन में दिया है 30,000 रुपीज एडिशनल एक्सपेंसेस, और देयर वेज सेविंग ऑफ रुपीज 5,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अब जब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्लेम करते हो आप तो सेविंग हुई तो उसको क्या करेंगे अपन? माइनस। अब देखते जाओ यहाँ पे एक एक फिगर, आप मेरे को बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि वो कौन सी फिगर है, किस चीज की। अब देखो पहले एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 25th of May 2017 to 30 September 2017 किसकी फिगर है? एक्चुअल। इसको तो कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं बेटा, एक्चुअल टर्नओवर। उसके बाद यहां पर बताओ मेरे को नीचे टर्नओवर फ्रॉम 25th of May 2016 to 30 September 2016 स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, स्टैंडर्ड टर्नओवर। देन नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये कौन सा है? लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है? 1,75,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 3 लाख। तो दोनों फिगर को ध्यान में रखते हुए कोई तीसरी फिगर निकाल सकता हूं? अनइंश्योर्ड। अब आपका अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल फिक्स चार्जेस कितने बेटा? 3 लाख। इंश्योर्ड कितना? 1,75,000। तो अनइंश्योर्ड कितना होगा? 1,25,000। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। टर्नओवर फॉर 1 ईयर फ्रॉम 25th of May 2016 to 24th of May 2017 एनुअल टर्नओवर। देखो ये बहुत ही, हम इसमें भी ना बहुत एडवांस क्वेश्चन भी आप लोग को भी कराऊंगा, इसमें भी बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चन एडवांस भी आएंगे। लेकिन ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम अमाउंट अज्यूमिंग द एंटायर सेल ड्यूरिंग द इंटरप्टेड पीरियड वाज ड्यू टू एडिशनल। तो मैंने आपको बताया था ये चीज, ये नहीं भी बोलता था मैं यही अज्यूम कर लेता था कि जो एक्चुअल टर्नओवर हुआ है वो कहां से हुआ है? ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है बेटा, अब भाई मैंने करा नहीं है क्वेश्चन, तो अभी करूंगा मैं, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है मई 2019 का। कुछ भी ऐसा लगा, अभी तो करा भी नहीं मैंने, लेकिन कुछ भी ऐसा पढ़े और आपको लगा कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, अब अपने को जाना कहता है, इसकी स्टेप ख्याल रखना बेटा। सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रिडक्शन इन टर्न। वहां से अपन अपनी कहानी शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो, सबसे पहले देखो वर्किंग नोट नंबर 1, और ये नीचे टेबल वेबल ड्रॉ नहीं करना,
सिर्फ आप क्या दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 रिडक्शन इन टर्नओवर। ओके, रिडक्शन इन टर्नओवर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम, और ये टेबल ये सब नहीं बनाना बेटा, सबसे पहले बता हाउ वी कैलकुलेट रिडक्शन इन टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल, ट्रेंड दिया तो एडजस्ट करते, लिखो स्टैंडर्ड टर्नओवर, जैसे मैं प्रेजेंटेशन करो वैसे ही करना है आपको। May 2016 से लेके 30 सितंबर 2016, बताओ आप क्वेश्चन में कितना दिया स्टैंडर्ड टर्नओवर, 6 लाख। ओके, एड अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड मतलब उतने से बढ़ रहा है बेटा, तो 6 लाख रुपए था पिछले साल, हमने उम्मीद की थी 10% से सेल्स बढ़ेगा, तो 60,000 रुपए से सेल्स मैंने उम्मीद किया था कि बढ़ेगा बेटा, तो मैंने एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलते हैं इसको, एंड नॉट एनुअल सॉरी, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो हमने कितना उम्मीद किए थे इस साल टर्नओवर होगा बेटा, 6 लाख नहीं, ऐड कर रहा है 6,60,000 बेटा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इतना हुआ क्या, नहीं सर, एक्चुअल टर्नओवर जो कि 25 मई 2017 से लेके 30 सितंबर 2017 तक हुआ, कितना, 1,75,000। तो हमारा टर्नओवर में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर, ओके, 4,85,000 का, ठीक है। अब बताओ क्या 4,85,000 का होता है कि पूरा का पूरा इतने का नुकसान हुआ कि नहीं, नहीं सर, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स का कंपोनेंट का नुकसान नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला फिर अपन लेते। तो सेकंड स्टेप हमेशा क्या रहेंगी बेटा, जीपी रेशो। इसके नीचे देखो वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 2 लाख, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ओके, सेल्स कितना है पिछले साल, 15 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट है, 25%। ओके, ओके, अब अपने तीसरी कौन सा था अपना, एडिशनल एक्सपेंसेस बेटा, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस। थर्ड लिखो इसके नीचे, वर्किंग नोट नंबर 3 एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, वो भी हो सकता। एक और चीज ख्याल रखना बेटा, 1 मिनट रुकना, मैं वर्किंग नंबर 3 एडिशनल एक्सपेंसेस भी करो, मैं वहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन एडिशनल एक्सपेंसेस जब अपन वर्किंग नंबर 3 लिखते, वहाँ पे याद है आपको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आता, लास्ट ABC 3 है ना, तो वहाँ पे फिर बहुत वो हो जाता है, कंजस्टेड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करते, फिर अपन वही बहुत कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये तो हम एक काम कर सकते हैं, वर्किंग नंबर 3 एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पहले ही कैलकुलेट कर ले, फिर वही फिगर उठा के वहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3 को दे दो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। लिखो वहां पे एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कौन सी डेट रहेंगी बेटा एनुअल टर्नओवर की, 25 मई 2016 है ना, टू 24 मई 2017, ऐसी डेट है ना, 16-17 ही ना। तो वहां पे अमाउंट बता, एनुअल टर्नओवर कितना है, हाँ 14 लाख। ओके, एड 10% ट्रेंड,
अब बताया था बेटा ट्रेंड क्यों बोल रहे हो, वो पिछले साल का कुछ पोर्शन है, कुछ इस साल का होगा, तो पता नहीं रहता तो सब पे ट्रेंड लगा देते, तो अपने को भी दो जगह बस ख्याल रखना, दो जगह ट्रेंड लगाते, कौन सी दो जगह, स्टैंडर्ड और एनुअल में, ठीक है। कितना आएगा 14 लाख का 10%, 1,40,000, तो ये आ गया आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड सॉरी 15,40,000 एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। चलिए ओके, आप चाहते हो तो तीसरा ना बनाते, वो एडिशनल एक्सपेंस किसमें भी डायरेक्टली कर सकते, तो आसान करने के लिए यहाँ बनाते, इंस्टीट्यूट भी अपने वर्किंग नोट में बना लेती है, इसलिए बना लिया अपन ने, ठीक है। अब फोर्थ लिखो बेटा, फोर्थ क्या होगा आपका, आप उसको इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग से भी बोलते हो और आप उसको क्या बोलते, एडिशनल एक्सपेंस। फर्स्ट एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, ये हमेशा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, कुछ दिया है, कितना दिया है 30,000, 30,000 ओके। सेकेंड सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, बेटा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ, वो जो एक्चुअल टर्नओवर है उसने क्या बोला, पूरा का पूरा ऐसा मानो जो कहां से हुआ आपका, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, हाँ ना बोला ना उसने, व्हाट इज सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, समझा ना, वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से सेल्स कितना हुआ बेटा, तो कितना एक्चुअल टर्नओवर आएगा, कितना है, कितना 1,75,000, समझा आपको ये, सुनो, व्हाट इज सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, बेटा मीनिंग बोले, हिंदी में ट्रांसलेट कर दो बस उसको, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस की वजह से सेल्स कितना हुआ, तो एडिशनल एक्सपेंस कब होता, आग लगे बाद, तो आग लगे बाद जो टर्नओवर होता कुछ पीरियड के लिए उसको क्या बोलते, एक्चुअल, वही लिखना एक्चुअल टर्नओवर, ठीक है। कितना एक्चुअल टर्नओवर 1,75,000, कितने परसेंट आया जीपी रेशियो बेटा 25%, कितना आया 43, इसका लॉजिक बताया था बेटा आप लोगों को, दोनों का रेंटेड प्लस टेकन, रेंटेड प्लस नॉट टेकन करके, अब हर क्वेश्चन में सिर्फ अपने को लगाते जाना। थर्ड लिखो एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured standing लिखता नहीं तो इसको स्टैंडर्ड पढ़ोगे तुमने, स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअल कितना हुआ बेटा 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपना कितना 25%, किसका, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है अभी निकाले 15,40,000, कितना आ रहा है बताओ कितना आ रहा है, नहीं 30, इसका बोल रहे हो, हाँ अच्छा फाइनल बोल रहे हो, नहीं नहीं इस तो बताओ मेरे को, तो बेटा नीचे 3,85,000 लिखा तो चलेगा क्या, क्यों, सेम ही है ना, ऊपर जो चीज़ है वो, अगर आपको ऐसा तकलीफ हो रही है तो एक काम करो, इसी को वैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, वही चीज है ना ऊपर फॉर्मूले में, वही है, ठीक है। प्लस अनइंश्योर्ड कितना है बेटा 1,20,000, बताओ मेरे को कितनी फिगर आ रही है इसकी, करूं मैं कैलकुलेट पूरा, क्या आप कर लोगे अभी करो ना कैलकुलेट, नहीं इतना नहीं है, नहीं नहीं नहीं,
हाँ 22,647 राउंड ऑफ किए बेटा। हाँ ठीक है। अरे भाई 2 लाख 1 लाख कहाँ से आएगा, 30,000 तो एडिशनल है, प्रपोर्शनल तो नीचे लिखेंगे आप लोग। लोवेस्ट इज अलाउड दैट इज रुपीज 22,647 22,647। ओके हो गया। अब क्या करना है अपने को, क्लेम कैलकुलेट। तो हमेशा क्वेश्चन में ये 4 आपकी वर्किंग नोट रहेंगी, ठीक है बेटा। अब इसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अंडर प्रॉफिट पॉलिसी। ये नीचे टेबल वेबल नहीं बनाना, सिर्फ हेडिंग देना, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अंडर प्रॉफिट पॉलिसी। फर्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर तो कैसे निकालते बेटा अपन, इसमें सिखाया था आपको, रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। अभी जीपी रेशियो लिखा मतलब अपन कौन सी 2 चीज का क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड, दोनों आ जाएंगे बेटा इसमें, ठीक है। अभी रिडक्शन इन टर्नओवर लाओ वर्किंग नोट नंबर 1 से, वही सीक्वेंस 4,85,000 ये वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया आपने। जीपी रेशियो वर्किंग नंबर 2 में करे कितना, 25% बेटा। वर्किंग नोट नंबर 2 में कितना आ रहा है, 250। सेकेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, वही सीक्वेंस में चल रहा है। ये अपन ने कहा कैलकुलेट करे बेटा, अभी वर्किंग नोट नंबर 3 में नहीं 4 में करे, कितना 22,647। तो ये अपन ने तीनों चीज करी, यहाँ फिगर 2 दिख रही लेकिन क्लेम 3 चीजें कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है बेटा। बताओ इसकी टोटल कितना हो रहा है आपका, 897। इसमें से कुछ सेविंग हुई क्या बेटा, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000 रुपए की सेविंग। चलिए तो आपका टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 1,38,897। ओके, अब बचा है अभी एक चीज बस, एवरेज क्लॉज इसमें नहीं हाथ लगाएंगे ना, आता हो वो एक्सप्लेन नहीं कर, वही बताऊंगा बेटा बता दो। ओके लिखिए सबने बेटा। अभी एक थोड़ी सी चीज़ बची हो तो मैं बोलता हूँ, लेकिन आज घर पे जाके आप लोग क्या करोगे, ये जो कहानी मैंने इतनी बोला ना आपको, वो कहानी जो आपने लिखी हो वो पढ़ना है आपको। आप बुक में भी पढ़ना, जो बुक है सारी चीज़ें लिखिए, लेकिन वैसा जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो वहाँ पर भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी नहीं रहेगा, वो फिर सोच के लॉजिक लगा के लिंक लगा के बोलते जाता हूँ। समझ में आई चीज़ बेटा। तो अभी कल आप जब आओगे वो पूरी कहानी आपकी जो आज जितना पढ़े पूरा देखे हुए रहोगे बेटा। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व नहीं करना, ऑडिट कर लेना। ऑडिट मतलब देख लेना बराबर है कि सब बराबर है कि नहीं, ठीक है, बस उतना देखना है। होमवर्क देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो करना, ऐसा होगा शायद एक हाथ। ये एग्जाम का इतना सिंपल है नहीं वहाँ पे दिए हुए, आगे मैं भी जो कराऊंगा ऐसे नहीं रहेंगे एकदम। तो उसके बाद बेटा अगर दिया रहा सिंपल कोई तो कर लेना, नहीं तो फिर कल होने देना। और कल क्या है, सैटरडे, हाँ फिर तो आपके वक्त ही वक्त है, संडे ऑफ रहेगा, तो फिर उस बीच में आप किसके होमवर्क करना। लेकिन ये कल भी खत्म नहीं होगा, मंडे या ट्यूसडे को चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। चलो अब इसके नीचे लिखो आखिरी चीज, एवरेज क्लॉज। ओके अभी पहले लिख लो, फिर बोलता हूं मैं। इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम दैट इज adjusted annual turnover multiply by GP ratio
तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताऊंगा। अपन ने वैसे करे हुए, ये क्या रहता है एडजस्ट एनुअल टर्म, वर्किंग नंबर 3 में यही तो करे अपन ने 3 लाख, दैट इज ₹3,85,000 लिख लेना वहां पे कैलकुलेशन, नहीं तो बाद में 25% ऑफ 14,40,000 सॉरी 15,40,000, ठीक है, इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट दैट इज, पॉलिसी अमाउंट दी है क्वेश्चन में बेटा 3,50,000, देयरफॉर एवरेज क्लॉज will apply. Claim equals to same policy amount. देखो बेटे लॉस ऑफ स्टॉक नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक में आप बोलते थे इतने की पॉलिसी इतने का स्टॉक, यहाँ पे पॉलिसी 3,50,000 की निकाले, लेकिन वो कहता है, इंडस्ट्री कहती है इंश्योरेंस की लेटेस्ट सेल आपका कितना था बेटा, आपका लेटेस्ट सेल आग लगने के पहले का आपका वो था 14 लाख कुछ था, मगर वो बोलता है कि इस साल वो 10% का क्या था ट्रेंड, तो कितना होता था फिर वो 15,40,000 बोलता है जीपी रेशो आपका जो भी था 25%, तो उसके हिसाब से आपने कराना चाहिए था कितना बेटा 3,85,000 का, हमने कराए कितने का 3,50,000, यहां पे लिखो इंश्योरेबल, इंश्योरेबल सम का मतलब कराना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो हमने कराए 3,50,000 का। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अभी 3,50,000 का कराए, मगर आपका लेटेस्ट सेल के हिसाब से तो वो 15,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25% करो, तो आपने कराना चाहिए कितना था बेटा 3,85,000 था, लॉस कितने का हुआ 1,38,897, तो उसका प्रोपोर्शनेट देंगे, कितना आ रहा है बेटा 200, टू साइड राउंड ऑफ किए, राउंडेड ऑफ, ओके, इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ये ऊपर, ठीक है, अब ठीक है। डन।